दोस्तों, आपका हमारे यूनिक स्टोरी टेलर पर स्वागत है। यह कहानी हमारे द्वारा संशोधित तथा अनुवादित किया गया है। आप सुन रहे हैं लूजर इंजीनियर टू ग्रेट बिजनेसमैन, जिसमें हम लोग जानेंगे कि एक कॉलेज छात्र जो एक हारे हुए इंसान से तकनीकी विशेषज्ञ एवं व्यापार साम्राज्य कैसे बनाता है। डिस्क्लेमर: इस उपन्यास में सभी पात्र वस्तुएं लेखक की कल्पना मात्र है, इसलिए इसे गंभीरता से ना लें। नमस्कार दोस्तों, यूनिक स्टोरी टेलर पर आपका स्वागत है। यहाँ विभिन्न प्रकार की कहानी मिलता है। इस कहानी के सारे पत्र लेखक की कल्पना मात्र है। एसमी 18 जोड़ कंटेंट हो सकता है। ये कहानी केवल वॉइस के लिए है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करे। चले आप कहानी पर चले। लूजर इंजीनियर टू ग्रेट बिजनेसमैन, अध्याय 161। अब अगले पर। अब पीछे मुड़कर देखे तो जब आपने मुझे क्रिप्टोकरेंसी स्टॉक्स में शॉर्ट ट्रेडिंग का प्रस्ताव दिया था, तब भी मुझे संदेह हुआ था। मैं फिर से आप पर दांव लगाऊंगी, ब्रिजेट ने घोषणा की। इसके अलावा मैं यूरोप में अपने कुछ साझेदारों को निवेश के लिए लाने वाली हूं, लेकिन यह मुश्किल होगा क्योंकि हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आपकी अवधारणा कारगर है, उसने गंभीर लेकिन आशावादी भाव से कहा। लेकिन साहसिक विचारों को वास्तविकता में बदलने के आपके इतिहास को देखते हुए मुझे लगता है कि यह जोखिम उठाने लायक है। रुको, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुमने क्रिप्टो मार्केट में शॉर्टिंग कर दी है? एंटोनेट ने ब्रिजेट की तरफ देखा। क्या इसका 2024 में हुए क्रिप्टो क्रैश से कोई लेना देना है? ब्रिजेट ने केवल पुष्टि में सिर हिलाया। रुको, एरियन। एंटोनेट ने अपना सिर एरियन की ओर घुमाया और उसकी नजरें उस पर टिक गईं। तो तुमने भविष्यवाणी की थी कि दुर्घटना 2024 में होगी। यह उस समय क्रिप्टो बाजार की प्रवृत्ति पर आधारित एक भविष्यवाणी है, और मुझे नहीं लगता कि हम ब्रिजेट से एक कैसीनो में मिलने से पहले परिचित थे, जहां मैंने उसे एक जोखिम भरे जुए में निवेश करने का प्रस्ताव दिया था जो काफी लाभदायक साबित हुआ। एरियन ने शांति से जवाब दिया, उन्होंने जो अपरंपरागत लेकिन रणनीतिक कदम उठाया था, उस पर विचार करते हुए। वास्तव में यह एक लाभदायक उद्यम था, ब्रिजेट ने स्वीकार किया, और यही कारण है कि मैं एरियन की नई परियोजना के साथ विश्वास की एक और छलांग लगाने को तैयार हूं। आपको लघु फिल्म से कितना पैसा मिला? एंटोनेट ने विषय को छोड़े बिना पूछा। करीब 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर, एरियन ने खुलासा किया, जिससे एंटोनाइट और उनके आसपास के लोग चौंक गए। हम इसे 50-50 में बांटने पर सहमत हुए, इसलिए हम दोनों को 75-75 करोड़ मिले। एरियन ने अपनी बात जारी रखी। उनके लहजे में तथ्यात्मकता थी, लेकिन साथ ही अपने सफल उद्यम पर गर्व का भाव भी था। एंटोनेट साफ तौर पर प्रभावित थी, और एरियन की आर्थिक कुशलता को देखकर उसके चेहरे पर नरमी आ गई। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, उसने स्वीकार किया। ये कितनी बड़ी बर्बादी थी कि हम उस समय संपर्क में नहीं थे। ये वाकई अफसोस की बात थी, लेकिन यहाँ भी यही होगा। मैं यहाँ एक नया उद्यम शुरू कर रहा हूँ जो स्वास्थ्य सेवा में क्रांति ला सकता है। इसमें निवेश न करना भविष्य में अफसोस की बात होगी, एरियन ने आत्मविश्वास से कहा। आपकी बात सही है, एंटोनेट ने स्वीकार किया। उसकी व्यावसायिक प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से जागृत थी। स्वास्थ्य सेवा में क्रांति लाना कोई छोटी महत्वाकांक्षा नहीं है, और अगर आप अपने वादे का एक अंश भी पूरा कर पाते हैं, तो संभावित लाभ अभूतपूर्व हो सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, तो क्या तुम इसमें शामिल हो या नहीं? एरियन ने फिर पूछा। इस बार उसकी आवाज में अंतिम स्वर था। चाहे वह इसमें शामिल हो या नहीं, इससे इस उद्यम को शुरू करने के उसके फैसले पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। आखिरकार उसे निवेशकों और अपनी जेब खर्च से ही जरूरी पैसा मिल सकता था। वह केवल यही चाहता था कि वह उस पर भरोसा करने और उसके उद्यमों के शुरुआती दिनों में उसका सहयोगी बनने की सफलता का लाभ उठाए। एंटोनेट ने एरियन की नजरों से सीधे मुलाकात की। उसकी आंखों में उसका फैसला साफ दिख रहा था। एरियन, मैंने तुम्हारा काम काफी देखा है और अब जानती हूं कि तुम्हारे खिलाफ दांव लगाना बेवकूफी है। मैं तैयार हूं। आओ हम सब मिलकर स्वास्थ्य सेवा में क्रांति लाएं। एरियन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यही तो मैं सुनना चाहता था। ठीक है, तुम दोनों जो पहले से ही अमीर हो, इस उद्यम से और भी अमीर हो जाओगे। चलो ये करते हैं। जूलियट, क्या तुम उन्हें उस अनुबंध की प्रति दे सकती हो जिसमें वे अपने निवेश की प्रतिबद्धता जताएंगे? एरियन ने अपने सहायक की ओर मुड़कर अनुरोध किया, जो चुपचाप बैठक देख रहा था। जूलियट ने निवेश अनुबंधों वाले आकर्षक फोल्डर ब्रिजेट और एंटोनेट को सौंप दिए। ये रहे शुरुआती अनुबंध। इनमें निवेश की शर्तें, शेयर वितरण और इस उद्यम में प्रत्येक पक्ष की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां लिखी हैं, उन्होंने पेशेवर मुस्कान के साथ समझाया। ब्रिजेट, आप कितना निवेश कर रही हैं? एरियन ने पूछा। मान लीजिए लगभग 5 अरब डॉलर, ब्रिजेट ने जवाब दिया। इससे आपको कंपनी में लगभग 25% हिस्सेदारी मिल जाएगी।
ये देखते हुए कि हमारा कुल निवेश लक्ष्य लगभग $20 बिलियन है, एरियन ने जल्दी से गणना की। उसका दिमाग पहले से ही वित्तीय मॉडल और इक्विटी वितरण पर चल रहा था। नहीं, मैं दोनों कंपनियों में $5 अरब का निवेश कर रही हूं, ब्रिजेट ने स्पष्ट किया और आगे कहा। फार्मास्यूटिकल उद्यम और चिकित्सा प्रौद्योगिकी उद्यम में तो ये $2.5 अरब का प्रतिशत उद्यम होगा, कुल मिलाकर $5 अरब। लगता है ब्रिजेट बड़ी शेयरधारक बनना चाहती है, एरियन ने हंसते हुए कहा। हमारे लक्षित मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक कंपनी में $2.5 बिलियन आपको लगभग 25% हिस्सेदारी देंगे। एंटोनेट, जिस वित्तीय पैमाने पर हम काम कर रहे हैं उसे देखते हुए आपको एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल करने के लिए ब्रिजेट के निवेश के बराबर निवेश करने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि $1 अरब का निवेश भी आपको पर्याप्त हिस्सेदारी प्रदान करेगा और निर्णय लेने की प्रक्रिया में आपका प्रभाव सुनिश्चित करेगा। बेशक एरियन को ये सब कहने की जरूरत नहीं है, एंटोनाइट को पहले से ही इसकी जानकारी है और निवेश का मिलान करने का मतलब होगा कि उन दोनों महिलाओं के पास कंपनी का 50% हिस्सा होगा। कंपनी को चलाने के लिए उसे नियंत्रण बनाए रखने के लिए 51% हिस्सेदारी की आवश्यकता होगी। ब्रिजेट, आपका निवेश काफी बड़ा है। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपको अपने यूरोपीय साझेदारों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने निवेश को कम से कम $1 अरब तक सीमित कर दीजिए ताकि हम जोखिम को कम कर सके और अपने निवेशक समूह में और विविधता ला सके, एंटोनाइट ने सोच समझकर सुझाव दिया। आप पहले कितना निवेश करने जा रहे हैं? ब्रिजेट ने एंटोनीट से पूछा। करीब $0.5 अरब, एंटोनीटे ने खुलासा किया और आगे कहा। $250 मिलियन प्रत्येक। मैं तो सुरक्षित खेल रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लालची हो रहे हो। लालची? चलो बस इतना कहो कि मुझे इस मामले में एरियन पर भरोसा है, ब्रिजेट ने कहा। तनाव को भांपते हुए एरियन ने बीच में ही टोक दिया। ठीक है, बस देखिए, आप मेरी कंपनी में कितना निवेश करना चाहेंगी इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन श्रीमती एस्टोलस की बात में दम है। ब्रिजेट, आपका निवेश हमारी शुरुआती बातचीत से कहीं ज्यादा है। हालांकि मैं इस उद्यम में आपके विश्वास की कद्र करता हूं, लेकिन कंपनी की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमें शेयरों का संतुलित वितरण बनाए रखना होगा। ब्रिजेट ने एरियन की बात समझते हुए सिर हिलाया। ठीक है, मैं अपना निवेश कुल मिलाकर $1 अरब कर दूंगी, हर उद्यम के लिए 500 मिलियन। इससे हमें दूसरे निवेशकों को लाने और एक स्वस्थ इक्विटी वितरण बनाए रखने के लिए ज्यादा जगह मिल जाएगी। यह ज्यादा संतुलित तरीका लगता है, एरियन ने सहमति जताई। ब्रिजेट और एंटोनेट के $1.5 अरब के संयुक्त निवेश से हमारी शुरुआत मजबूत होगी। बाकी का योगदान मैं हमारी शुरुआती पूंजी की जरूरतों को पूरा करने और बहुमत नियंत्रण बनाए रखने के लिए करूंगा। एंटोनेट अब व्यवस्था से संतुष्ट होकर अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गई। लगता है कोई योजना है, तो फिर इन नंबरों पर काम शुरू करते हैं। एरियन ने जूलियट की ओर सिर हिलाया, जिसने नए निवेश आंकड़ों के अनुसार अनुबंधों को तुरंत अपडेट कर दिया। इन समायोजनों के साथ हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। हमारे पास एक विविध निवेश पूल होगा और हमारी सामूहिक विशेषज्ञता और संसाधनों के साथ मुझे विश्वास है कि हम स्वास्थ्य सेवा उद्योग में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण प्रगति करेंगे। अब अगले चरण के लिए हमें दवा और मेडिपोर्ट का मनुष्यों पर परीक्षण करने के लिए परमिट, लाइसेंस और अनुमति की आवश्यकता है। अध्याय 162 परीक्षण। 15 नवंबर 2026। एरियन के उद्यम बढ़ रहे थे। दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप में सोलाराटेक का बाजार बढ़ रहा था। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में पैट अभी भी अपनी चुनौतियों का सामना कर रही थी, लेकिन वह जानता था कि देर सवेर वहां पैट बनानी ही होगी, और ऐसा होना ही था क्योंकि उसे सिस्टम से और भी भविष्य की तकनीक हासिल करने के लिए उन सिस्टम पॉइंट्स की जरूरत थी। राजवा ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के आधुनिक जीपनी और बसों के बेड़े में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब उनके पास विभिन्न मार्गों पर चलने वाली 100 आधुनिक जीपनी का बेड़ा है और यात्रियों को मिलने वाली विलासिता के कारण ये यात्रियों की पसंदीदा पसंद बन गई हैं। सोलाराटेक का मूल्य $20 बिलियन तक बढ़ गया है, जिसके अमेरिकी और चीनी बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश करने पर 50 या 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि जहां एरियन के वर्तमान उद्यम उन्हें धन कमा रहे थे, वहीं उनके नए उद्यमों को स्वास्थ्य विभाग तथा खाद्य एवं औषधि एसोसिएशन से मान्यता मिलनी शुरू हो गई है। अल्जाइमर की गोली ने नैदानिक परीक्षणों में दवा की प्रभावकारिता के चरण को पार कर लिया है और अब उसे मानव पर गोली का परीक्षण करने की अनुमति मिल गई है, जो इसके विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस बीच मेडिपोर्ट का पेटेंट सफलतापूर्वक दायर कर दिया गया और उसे स्वास्थ्य विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा फिलीपींस की स्थानीय नियामक निकायों से चुनिंदा अस्पतालों में पायलट परीक्षण शुरू करने की अनुमति मिल गई।
लेकिन निश्चित रूप से एरियन अल्जाइमर की गोली की प्रभावशीलता का परीक्षण करना चाहता था। 21 नवंबर 2026 बीजीसी के सेंट ल्यूक मेडिकल सेंटर में 60 साल का एक आदमी एक निजी सुसज्जित कमरे में लेटा हुआ था। मन में उथल पुथल के बावजूद उसका चेहरा शांत था। उसका नाम लियोनार्डो मैरिगल था, जो फिलीपींस का एक प्रसिद्ध उद्योगपति था, जो अपनी तीक्ष्ण व्यावसायिक सूझबूझ और परोपकारी कार्यों के लिए जाना जाता था। अपनी संपत्ति और प्रभाव के बावजूद लियोनार्डो को अल्जाइमर रोग से व्यक्तिगत संघर्ष का सामना करना पड़ा, जो उनकी याददाश्त और संज्ञानात्मक कार्यों को धीरे धीरे कमजोर कर रहा था। लियोनार्डो का परिवार किसी समाधान की तलाश में एरियन की अल्जाइमर की गोली के विकास पर बड़ी दिलचस्पी से नजर रख रहा था। जब मानव परीक्षणों का अवसर आया तो उन्होंने लियोनार्डो को नामांकित करने में जरा भी संकोच नहीं किया, इस उम्मीद में कि कोई चमत्कार उसकी बीमारी को रोक सकता है या उलट भी सकता है। कुछ ही क्षण बाद उनकी डॉक्टर इसाबेला गोमेज कमरे में दाखिल हुई। श्री मैरिगल, मेरे पीछे जो व्यक्ति है वह डॉक्टर हेक्टर सैंटोस है, जो राजवाट फार्मास्यूटिकल्स का प्रतिनिधि है। लियोनार्डो ने डॉक्टर सैंटोस की ओर देखा, उनकी नजर थोड़ी उलझन भरी लेकिन उत्सुक थी। डॉक्टर सैंटोस ने एक गर्मजोशी भरी उत्साहवर्धक मुस्कान दी। डॉक्टर सैंटोस ने बताया, हम यहाँ राजवाट फार्मास्यूटिकल्स द्वारा विकसित नई अल्जाइमर गोली के साथ उपचार शुरू करने के लिए आए हैं। ये गोली अल्जाइमर अनुसंधान में एक बड़ी उपलब्धि है और हमें उम्मीद है कि इससे आपकी स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार आएगा। क्या वह गोली मेरी बीमारी दूर कर देगी? मैं तो सोचता था कि अल्जाइमर रोग लाइलाज है। उस जमाने में ऐसी कई बीमारियां थीं जिन्हें लाइलाज समझा जाता था, लेकिन हमने एक ऐसी बीमारी खोज निकाली, सैंटोस ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। इस गोली ने हमारे शुरुआती अध्ययनों में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं, आप इसके बारे में निश्चिंत रह सकते हैं। लियोनार्डो ने सिर हिलाया, कृपया इस बीमारी को दूर कर दीजिए ताकि मैं अपने सामान्य जीवन में वापस लौट सकूं। चिंता मत कीजिए मिस्टर मैड्रिगल, हम आपकी मदद करेंगे। इसलिए मैं अब दवा देना शुरू करता हूं। डॉक्टर सैंटोस ने लियोनार्डो को सावधानीपूर्वक एक गिलास पानी के साथ गोली देते हुए कहा। लियोनार्डो ने स्थिर हाथ से गोली ली और उसे निगल लिया। गोली खाने के बाद उसने पूछा, हमें कैसे पता चलेगा कि गोली काम कर रही है? डॉक्टर सैंटोस ने जवाब दिया, हम प्रगति पर नजर रखने के लिए कई परीक्षण करेंगे। शुरुआत में हम अगले कुछ दिनों में किसी भी तात्कालिक प्रतिक्रिया का निरीक्षण करेंगे। हालांकि गोली की प्रभावशीलता का सही आकलन करने के लिए हमें कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। हम याददाश्त, ध्यान और अन्य संज्ञानात्मक कार्यों में सुधार का आकलन करने के लिए संज्ञानात्मक परीक्षण करेंगे। इसके अतिरिक्त हम मस्तिष्क की गतिविधि और संरचना में किसी भी परिवर्तन का निरीक्षण करने के लिए एमआरआई और पीईटी स्कैन का उपयोग करेंगे। दवा के प्रति आपके शरीर की प्रतिक्रिया पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई प्रतिकूल दुष्प्रभाव तो नहीं है, नियमित रूप से रक्त परीक्षण भी किए जाएंगे। हम आपके रक्त में ऐसे बायोमार्कर की तलाश कर रहे हैं जो एमिलॉइड प्लेक को कम करने में गोली के प्रभाव का संकेत देते हैं, जो अल्जाइमर रोग से जुड़े होते हैं। लियोनार्डो ने ध्यान से सुना और जानकारी को आत्मसात किया। मैं समझ गया, यह विस्तृत लगता है। हाँ, बिल्कुल, हमारा लक्ष्य इस बात का विस्तृत और सटीक आकलन प्रदान करना है कि गोली आपके अल्जाइमर रोग को कैसे प्रभावित कर रही है। हम आपकी संज्ञानात्मक कार्यक्षमता को यथासंभव पुनः प्राप्त करने में आपकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डॉक्टर सैंटोस ने उन्हें आश्वस्त किया। हल्के से सिर हिलाकर लियोनार्डो अपने तकिए पर वापस बैठ गया। 3 हफ्ते बाद डॉक्टर हेक्टर सैंटोस लियोनार्डो मैरिगल के प्रयोगशाला परिणामों की बारीकी से समीक्षा कर रहे थे। उनकी नजरें डेटा को स्कैन कर रही थीं, बायोमार्कर के स्तर और उपचार शुरू होने के बाद से नियमित रूप से किए गए इमेजिंग स्कैन पर ध्यान केंद्रित कर रही थीं। रक्त परीक्षणों से बीटा एमिलॉइड प्लेक और टाउ प्रोटीन के स्तर में उल्लेखनीय कमी देखी गई। आमतौर पर ये प्रोटीन मस्तिष्क में जमा हो जाते हैं और तंत्रिका ऊतकों के क्षरण का कारण बनते हैं, लेकिन लियोनार्डो के रक्त प्रवाह में इनका स्तर काफी कम हो गया था, जिससे पता चलता है कि गोली इन हानिकारक प्रोटीनों को प्रभावी ढंग से लक्षित कर उन्हें तोड़ रही थी। इसके बाद डॉक्टर सैंटोस ने न्यूरोइमेजिंग के नतीजों पर ध्यान दिया। एमआरआई स्कैन में इलाज शुरू होने से पहले की तुलना में मस्तिष्क शोष कम दिखा, जो बीमारी के बढ़ने में कमी का संकेत था। इसके अलावा पीईटी स्कैन ने उन क्षेत्रों में बेहतर तंत्रिका गतिविधि प्रदर्शित की जिनमें पहले अल्जाइमर के कारण महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई थी, विशेष रूप से हिप्पोकैम्पस और कॉर्टेक्स में, जो स्मृति और संज्ञानात्मक कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। इन परिणामों को संज्ञानात्मक कार्य परीक्षणों के साथ क्रॉस रेफरेंस करते हुए डॉक्टर सैंटोस ने लियोनार्डो की स्मृति, स्मरण, समस्या समाधान क्षमताओं और समग्र संज्ञानात्मक प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार देखा।
मॉन्ट्रियल संज्ञानात्मक मूल्यांकन मोकस को, जो पहले गंभीर रूप से कमजोर दिखा रहे थे, अब सामान्य संज्ञानात्मक सीमा की ओर बढ़ रहे थे। इन निष्कर्षों से उत्साहित होकर डॉक्टर सैंटोस ने निष्कर्ष निकाला कि राजवाट फार्मास्यूटिकल्स द्वारा विकसित अल्जाइमर की गोली न केवल रोग की प्रगति को धीमा कर रही है, बल्कि इससे जुड़ी संज्ञानात्मक गिरावट को भी कुछ हद तक उलट रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, सैंटोस बुदबुदाया, फिर उसकी आवाज ऊंची होने लगी। गोली काम कर गई, काम कर रही है। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और अपने बॉस से संपर्क किया। कुछ सेकंड बाद एरियन को फोन आया। डॉक्टर सैंटोस, श्री राजवाट, इस कॉल के लिए धन्यवाद। मेरे पास आपके लिए अल्जाइमर की गोली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण समाचार है। यह क्या है? ये काम कर रहा है सर। गोली काम कर रही है सर, आप तो जीनियस हैं। अध्याय 163 समाचार 1 दिसंबर 2026। सुबह की शुरुआत उत्साह से भरी हुई थी क्योंकि लियोनार्डो मैरिगल के ठीक होने की खबर दुनिया भर में फैल गई थी। राजवाट फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अभी अभी अल्जाइमर के इलाज में एक अभूतपूर्व सफलता की घोषणा की थी और मीडिया में सनसनी फैल गई थी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनल इस खबर से भरे हुए थे। प्रत्येक चैनल अधिक विस्तृत रिपोर्ट और विशेषज्ञ साक्षात्कार के साथ एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। फिलीपींस में स्थानीय समाचार चैनलों ने सुबह के अपने कार्यक्रमों में आकर्षक ग्राफिक्स और बोल्ड शीर्षकों के साथ घोषणा की, फिलीपींस का एक बड़ा कारोबारी अल्जाइमर से उबर गया। सेंट ल्यूक मेडिकल सेंटर के बाहर से कैमरे लाइव चल रहे थे, जहां पत्रकार जगह पाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। श्री मद्रिगल या राजवाट फार्मास्यूटिकल टीम के किसी भी सदस्य की एक झलक पाने के लिए उत्सुक थे जो बोलने को तैयार हो। एंकर डेस्क पर हमेशा की तरह ही लोग मौजूद थे, लेकिन आज उनकी आंखों में एक अतिरिक्त चमक थी जब उन्होंने इस चिकित्सा विजय के निहितार्थों पर चर्चा करने के लिए न्यूरोलॉजिस्ट और फार्मास्यूटिकल विशेषज्ञों का परिचय कराया। क्या ये चिकित्सा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हो सकती है? एक एंकर ने अपने बगल में बैठे न्यूरोलॉजिस्ट विशेषज्ञ की ओर देखते हुए पूछा। खैर श्रीमती डेविड, ये वाकई एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है, एक लोकप्रिय मॉर्निंग शो में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रामिरेज ने जवाब दिया। श्री मैरिगल के मामले में मिली सफलता अभूतपूर्व है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। इस गोली को व्यापक रूप से उपलब्ध होने से पहले अभी व्यापक परीक्षण और अनुमोदन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। लेकिन ये तो चमत्कार है ना? मैंने गूगल पर खोजा और पता चला कि अल्जाइमर रोग लाइलाज है। हम इस बात का प्रमाण देख रहे हैं कि शायद अब ये लाइलाज नहीं रहा, है ना? एंकर ने स्पष्ट पुष्टि की मांग करते हुए जोर दिया। डॉक्टर रामिरेज ने जवाब देने से पहले अपना चश्मा ठीक करते हुए सिर हिलाया। हाँ, ये वाकई असाधारण है। परंपरागत रूप से अल्जाइमर को एक अपक्षयी रोग माना जाता रहा है जिसका कोई इलाज नहीं है, केवल लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए उपचार ही उपलब्ध हैं। राजवाट फार्मास्यूटिकल ने जो हासिल किया है वह इस धारणा को बदल सकता है, लेकिन ये स्पष्ट कर दे कि इन निष्कर्षों की पुष्टि के लिए बड़ी आबादी पर व्यापक परीक्षण और समकक्ष समीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न समाचार प्लेटफार्मों पर यह भावना वास्तविक उत्साह के साथ साथ सतर्क आशावाद की भी थी। सोशल मीडिया पर हैशटैग अल्जाइमर्स ब्रेकथ्रू और हैशटैग रियसमिरेकलपिल जैसे हैशटैग दुनिया भर में ट्रेंड कर रहे थे और प्रति मिनट हजारों पोस्ट आ रहे थे। अल्जाइमर रोगियों के परिवारों ने बाजार में आने के बाद इस उपचार की उपलब्धता और संभावित लागत को लेकर आशा और चिंता की अपनी मिश्रित भावनाएं साझा की। मैं समझती हूँ, ऐसे में हमें दवा विशेषज्ञ से पूछना चाहिए कि वे गोली का उत्पादन कैसे करेंगे, डेविड ने कहा और अपनी नजर श्री रामिरेज के बगल में बैठे दवा विशेषज्ञ पर डाल दी। तो श्रीमान ली, क्या आप बता सकते हैं कि राजवाट फार्मास्यूटिकल इन सफल परीक्षणों से वास्तविक उत्पादन तक कैसे संक्रमण की योजना बना रहा है? गोली को बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? दवा विकास और वितरण में वर्षों के अनुभव वाले फार्मास्यूटिकल विशेषज्ञ श्री ली ने जवाब देने से पहले अपना माइक्रोफोन समायोजित किया। श्रीमती डेविड, बात कुछ इस तरह है। नैदानिक परीक्षणों से लेकर व्यावसायिक उत्पादन तक के रास्ते में कई महत्वपूर्ण चरण शामिल हैं। सबसे पहले हमें व्यापक जनसांख्यिकी में दवा की प्रभावकारिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तीसरे चरण के परीक्षण पूरे करने होंगे। ये परीक्षण महत्वपूर्ण हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए कठोर परिस्थितियों में किए जाते हैं। एक बार जब हमें निर्णायक परिणाम मिल जाएंगे तो हम नियामक अनुमोदन प्राप्त करेंगे। फिलीपींस में इसका मतलब है फिलीपींस खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA से अनुमोदन प्राप्त करना। चूंकि राजवाट फार्मास्यूटिकल कंपनी को पहले ही मानव परीक्षणों की अनुमति मिल चुकी है, इसलिए व्यापक वितरण के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना उनके लिए बस समय की बात है। धन्यवाद श्री ली।
अब हम इतिहास में नए चिकित्सा उपचार के माध्यम से अल्जाइमर से मुक्त होने वाले पहले व्यक्ति श्री लियोनार्डो मैड्रिगल के साथ एक विशेष साक्षात्कार करेंगे। दृश्य सेंट ल्यूक मेडिकल सेंटर के एक आरामदायक कमरे में स्थानांतरित हो गया, जहां लियोनार्डो मैड्रिगल वर्षों की तुलना में अधिक स्वस्थ और सतर्क दिख रहे थे। घर बैठे हमारे दर्शकों को सुप्रभात। आज मैं श्री लियोनार्डो मैड्रिगल के साथ हूं, जिन्होंने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी हैं। श्री मैड्रिगल, सबसे पहले आपके स्वस्थ होने पर बधाई। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? लियोनार्डो ने सीधे कैमरे में देखते हुए स्पष्ट स्वर में कहा, धन्यवाद। मैं तरोताजा महसूस कर रहा हूं, जैसे मेरे दिमाग से कोहरा छट गया हो। ये सचमुच उल्लेखनीय है। संवाददाता ने उत्साह से सिर हिलाया, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस अभूतपूर्व उपचार से गुजरना आपके लिए कैसा अनुभव रहा? यह विश्वास की एक छलांग थी, लियोनार्डो ने शुरू किया और आगे भी कहा। जब आप किसी ऐसी बीमारी का सामना करते हैं जो आपकी याददाश्त छीन लेती है, तो आपकी उम्मीदें कम हो जाती हैं। लेकिन राजवाट फार्मास्यूटिकल कंपनी ने मुझे एक मौका दिया और इसने मुझे मेरे जीवन का वह हिस्सा वापस दे दिया जिसे मैं हमेशा के लिए खो चुका था। और आप उन लोगों से क्या कहेंगे जो ये सब देख रहे हैं, जो अपने लिए या अपने प्रियजनों के लिए आशा खो रहे हैं? लियोनार्डो ने रुककर सोचा, उनके चेहरे पर विचारमग्न भाव थे। उम्मीद बनाए रखो। मेरे साथ जो हुआ वह इस बात का सबूत है कि चिकित्सा की सीमाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज मैं एक ऐसी वैज्ञानिक सफलता का प्रमाण हूं जिसे हम कभी असंभव समझते थे। इसके अलावा मुझे पता चला कि अल्जाइमर रोग 5.5 करोड़ लोगों को प्रभावित कर चुका है। मैं राजवाट फार्मास्यूटिकल कंपनी को इस इलाज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करके उनकी मदद करना चाहता हूं। संवाददाता ने कृतज्ञता के साथ साक्षात्कार समाप्त किया। श्री मैड्रिगल, अपनी प्रेरक कहानी हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। फिर वह श्री सैंटोस की ओर मुड़ी, जो कैमरे के पीछे ध्यान से सुन रहे थे। डॉक्टर सैंटोस, इस उपचार की सफलता एक बड़ी उपलब्धि की तरह लग रही होगी। आपकी कंपनी के उत्पाद को आपकी उम्मीद के मुताबिक काम करते देखकर कैसा लग रहा है? यह अविश्वसनीय रूप से संतुष्टिदायक है। किसी उत्पाद को अनुसंधान चरण से निकलकर किसी के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालते देखना हर दवा पेशेवर की आशा होती है। श्री मैड्रिगल का मामला न केवल उनके और उनके परिवार के लिए एक व्यक्तिगत जीत का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि राजवाट फार्मास्यूटिकल में सभी के लिए एक महत्वपूर्ण पेशेवर उपलब्धि भी है। संवाददाता ने मौके की अहमियत भांपते हुए आगे पूछा, इतने सफल नतीजों के बाद इसे जल्द से जल्द लागू करने का जबरदस्त दबाव तो होगा ही। आप जनता की उम्मीदों और उत्साह को कैसे संभाल रहे हैं? डॉक्टर सैंटोस ने सवाल की गंभीरता को समझते हुए अपना रुख थोड़ा बदला। हाँ, दबाव तो है, लेकिन हम सुरक्षा और प्रभावकारिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इस प्रक्रिया को यथासंभव तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी टीम अगले चरण के परीक्षणों को शुरू करने और यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक आंकड़े इकट्ठा करने के लिए 24 घंटे काम कर रही है कि श्रीमान के लिए जो कारगर रहा वह कारगर रहा। मैड्रिगल दूसरों के लिए काम कर सकता है। और अंत में, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि यह उपचार उन्हें या उनके प्रियजनों को उपलब्ध हो? संवाददाता ने पूछा, जिससे डॉक्टर सैंटोस को व्यापक दर्शकों को संबोधित करने का मंच मिल गया। डॉक्टर सैंटोस सीधे कैमरे में देख रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता तो थी, लेकिन साथ ही आशा भी थी। देख रहे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, उम्मीद बनाए रखें। हम इस इलाज को आप तक सुरक्षित और जल्दी पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आज की सफलता इस बात का संकेत है कि क्या संभव हो सकता है, और हम भी आपकी तरह इस इलाज को और बड़े पैमाने पर सफल होते देखने के लिए उत्सुक हैं। देखते रहिए, आशावान रहिए और भरोसा रखिए कि हम सचमुच किसी क्रांतिकारी चीज के कगार पर हैं। अध्याय 164 में डिपोर्ट। एरियन अपने मुख्य निवेशकों एंटोनेट और ब्रिजेट के साथ समाचार देख रहे थे। अन्य निवेशक भी एक वर्चुअल मीटिंग के जरिए जुड़े और उन्होंने एरियन के सामने अपनी हैरानी जाहिर की। मैं बहुत हैरान हूं, आपकी गोली सचमुच काम कर गई। तो क्या इसका मतलब यह है कि दूसरे लोग भी काम करेंगे? हमें पक्का पता नहीं चलेगा, एरियन ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा। लेकिन एक बात मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं जो वादा करता हूं उसे पूरा कर सकता हूं, बस उसे साबित करने की जरूरत है। एरियन ने आगे कहा, यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, हाँ, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। इन परिणामों को बड़े और ज्यादा विविध समूहों में दोहराने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है। एरियन ने अपने निवेशकों का विश्वास बढ़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे यकीन है कि आप सभी लोग ये देखना चाहते हैं कि आपके निवेश पर रिटर्न मिलेगा या नहीं, और मेरा मानना है कि हम सही रास्ते पर हैं।
एरियन, हालांकि शुरुआती नतीजे आशाजनक हैं, हमें जनता की धारणा और वैज्ञानिक समुदाय की स्वीकृति के बारे में रणनीतिक रूप से सोचने की जरूरत है। हम चिकित्सा क्षेत्र से संभावित प्रतिरोध या संदेह के लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं? ये बहुत अच्छी बात है, ब्रिजेट, एरियन ने उसकी चिंता स्वीकार करते हुए जवाब दिया। हम इस समय समकक्ष समीक्षित पत्रिकाओं के लिए प्रकाशन तैयार कर रहे हैं और प्रमुख चिकित्सा सम्मेलनों में प्रस्तुतियों की योजना बना रहे हैं। चिकित्सा समुदाय के साथ सीधे जुड़कर और अपने डेटा को पारदर्शी तरीके से साझा करके हमारा उद्देश्य विश्वसनीयता बनाना और विश्वास बढ़ाना है। एंटोनेट, जो हमेशा व्यवहारिकता पर ध्यान केंद्रित करती थी, ने बीच में ही कहा, विनिर्माण के पैमाने को बढ़ाने के बारे में क्या ख्याल है? यह मानते हुए कि परीक्षणों से सकारात्मक परिणाम मिलते रहेंगे, क्या हम संभावित मांग को पूरा करने के लिए तैयार हैं? एरियन ने सिर हिलाया और स्केल अप योजना का विवरण देने वाली स्लाइड पर चले गए। हमने उत्पादन बढ़ाने के लिए आधारभूत कार्य शुरू कर दिया है। आपके निवेश की बदौलत हमने शुरुआती बैचों के लिए उपयुक्त सुविधाएं हासिल कर ली हैं और हमने बाहरी निर्माताओं के साथ बातचीत शुरू कर दी है ताकि जरूरी नियामक मंजूरियां मिलते ही हम तेजी से उत्पादन बढ़ा सकें। मेडीपॉड के बारे में क्या? एक अन्य निवेशक ने पूछा। मेडीपॉड को हमने मानव परीक्षणों के लिए मंजूरी दे दी है। ये परीक्षण शाम को यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट टॉमस हॉस्पिटल के बेनावाइड्स कैंसर इंस्टीट्यूट में होगा। हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट पहले से ही वहां मौजूद हैं, जिन्हें मेडीपॉड के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया गया है। मरीज 40 के आसपास की एक महिला है जिसे स्टेज 4 स्तन कैंसर है। ये कैंसर के सबसे आक्रामक रूपों में से एक है और आमतौर पर शरीर के अन्य भागों में कैंसर के फैलने के कारण इस स्तर पर विकल्प सीमित हो जाते हैं। एरियन ने आगे कहा, मेडीपॉड को उन्नत नैनोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके लक्षित चिकित्सा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे हम सीधे कैंसर कोशिकाओं तक उपचार पहुंचा सकते हैं, जिससे आसपास के स्वस्थ ऊतकों को होने वाली क्षति सीमित हो जाएगी और उपचार की प्रभावशीलता बढ़ जाएगी। निवेशक ने उत्सुकता से सिर हिलाया, और अगर ये परीक्षण सफल हो गया तो? अगर ये परीक्षण सफल होता है, एरियन ने जवाब दिया, तो यह न केवल मेडीपॉड को उन्नत कैंसर चरणों के लिए एक व्यवहार्य उपचार विकल्प के रूप में मान्यता देगा, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर कैंसर के इलाज के हमारे तरीके को मौलिक रूप से बदल सकता है। याद रखें कि दुनिया में 57 मिलियन से ज्यादा लोग हैं। उनमें से एक अल्पसंख्यक आपके जैसे ही हैं, अमीर हैं, लेकिन मौजूदा उपचारों से उनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। मेडीपॉड उन्हें आशा और बेहतर जीवन स्तर प्रदान कर सकता है। इसके अलावा आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में हर साल लगभग 1 करोड़ लोगों में कैंसर का निदान होता है। अगर हम इन मामलों के एक छोटे से प्रतिशत पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकें, तो स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय दोनों ही दृष्टिकोणों से इसके परिणाम बहुत बड़े होंगे। एरियन का बयान निवेशकों को बहुत पसंद आया। उन्होंने मेडीपॉड के सफल परीक्षण को न केवल चिकित्सा प्रौद्योगिकी में एक बड़ी सफलता के रूप में, बल्कि एक रणनीतिक निवेश के रूप में भी समझा। कैंसर के इलाज में क्रांति लाने की संभावना पहुंच में थी और दांव अविश्वसनीय रूप से ऊंचे थे। इसके अलावा दुनिया भर में कैंसर के बढ़ते मामलों के साथ मेडीपॉड जैसे अभिनव उपचारों की मांग और भी बढ़ने वाली है। एरियन ने अपने काम की तात्कालिकता और महत्व पर जोर देते हुए कहा, हमारा मिशन इसमें सबसे आगे रहना है और ऐसे उपचार का नेतृत्व करना है जो आने वाले वर्षों में लाखों लोगों की जान बचा सके। निवेशकों ने सहमति और प्रत्याशा की दृष्टि से एक दूसरे को देखा। बहुत बढ़िया मिस्टर एरियन, हम मेडीपॉड के परीक्षण के परिणाम के लिए खुद को शुभकामनाएं देते हैं, जो शाम को बाद में आयोजित किया जाएगा, निवेशक ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मीटिंग छोड़ने से पहले कहा। शाम 6 बजे 1 दिसंबर 2026 यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट टॉमस अस्पताल के बेनावाइड्स कैंसर संस्थान में मैरियन नाम की एक लड़की को व्हीलचेयर पर उस कमरे में ले जाया जा रहा था जहां मेडीपॉड लगाया गया था। मैरियन नाजुक लग रही थी, उसका पीला रंग उस कठिन संघर्ष की ओर इशारा कर रहा था जो वह स्टेज 4 स्तन कैंसर से झेल रही थी। 40 की उम्र में वह एक शांत आभा लिए हुए थी, उसका पतला शरीर अस्पताल के गाउन में लिपटा हुआ था, उसकी कभी जीवंत आंखें अब थकी हुई लग रही थीं। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, उसने बीच में एक पॉड को हावी होते देखा। यह मशीन किसी मेडिकल डिवाइस से ज्यादा किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लग रही थी, जिसमें सेंसर और रोबोटिक भुजाएं इलाज के लिए तैयार थीं। शुभ संध्या मैरियन, मैं डॉक्टर विलानुएवा हूं और आज मैं आपके इलाज की देखरेख करूंगी। मैं समझती हूं कि यह बहुत मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन मैं हर कदम पर आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूं। मैरियन ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी आवाज धीमी थी। शुक्रिया डॉक्टर, ये सब थोड़ा भारी है। तुम्हें नहीं पता कि यह क्या है? विलानुएवा ने मेडीपॉड की ओर देखते हुए पूछा। मैरियन ने कमजोरी से सिर हिलाया। यह एक ऐसी मशीन है जो संभवतः आपकी जान बचा सकती है।
आपने मेडिपॉड नामक एक नए उपचार के इस परीक्षण में भाग लेने के लिए स्वेच्छा से भाग लिया है। यह अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को सटीक रूप से लक्षित करता है, बिना आसपास के स्वस्थ ऊतकों को नुकसान पहुंचाए, डॉक्टर विलानुएवा ने परिष्कृत उपकरण की ओर इशारा करते हुए बताया। इसे समस्याग्रस्त क्षेत्रों में सीधे संकेंद्रित चिकित्सा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे पारंपरिक कैंसर उपचारों से जुड़े दुष्प्रभावों में उल्लेखनीय कमी आएगी। मैरियन ने डर और उम्मीद के मिले जुले भाव से डिवाइस को देखा। तो क्या ये सिर्फ कैंसर कोशिकाओं को ही निशाना बनाता है? हाँ, बिल्कुल, डॉक्टर विलानुएवा ने पुष्टि की। मेडिपॉड ऐसे नैनोकणों का उपयोग करता है जिन्हें कैंसर कोशिकाओं की पहचान करने और उनसे जुड़ने के लिए प्रोग्राम किया गया है। एक बार जुड़ जाने पर वे एक ऐसा उपचार छोड़ते हैं जो कैंसर कोशिकाओं को सीधे मार देता है। ये लक्षित दृष्टिकोण स्वस्थ कोशिकाओं को संरक्षित करने और समग्र विषाक्तता को कम करने में मदद करता है। क्या आप आशान्वित महसूस कर रहे हैं? विलानुएवा ने पूछा। मैरियन ने जवाब दिया, मैं लंबी उम्र जीना चाहती हूं और अपने बच्चों को बड़ा होते देखना चाहती हूं। डॉक्टर विलानुएवा ने उसे प्रोत्साहित करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हमारा लक्ष्य यही है। हम आपकी मदद के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जैसे ही मैरियन मेडिपॉड में बैठी, कमरा मशीन के चालू होने की धीमी आवाज से गूंज उठा। डॉक्टर विलानुएवा और उनकी टीम ने उपकरणों की अंतिम जांच की और डिस्प्ले पर बारीकी से नजर रखी। ठीक है मैरियन, अब हम इलाज शुरू करते हैं, डॉक्टर विलानुएवा ने घोषणा की। पॉड के अंदर के कूलेंट सिस्टम से तुम्हें थोड़ी ठंड लग सकती है, लेकिन इससे कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। मैरियन ने गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाया और खुद को संभाला। मेडिपॉड का ढक्कन धीरे से बंद हुआ और उसे अपने हाईटेक आलिंगन में समेट लिया। अंदर मशीन आश्चर्यजनक रूप से आरामदायक थी, जिसे मरीज को होने वाली किसी भी तरह की घुटन भरी भावना को कम करने के लिए डिजाइन किया गया था। इससे पहले कि विलानुएवा की टीम उपचार शुरू कर पाती, मैरियन ने ईश्वर से प्रार्थना की। अध्याय 165 मेडिपॉड इन एक्शन। 2 दिसंबर 2026 शाम। जैसे ही मेडिपॉड ने काम करना शुरू किया, बेनावाइड्स कैंसर संस्थान के नियंत्रण कक्ष में उत्सुकता का माहौल छा गया। डॉक्टर विलानुएवा मैरियन के महत्वपूर्ण संकेतों को दर्शा रहे मॉनिटरों को गौर से देख रहे थे। मेडिपॉड ने मैरियन की कैंसरग्रस्त कोशिकाओं का सटीक और लक्षित उपचार शुरू कर दिया था। पॉड के अंदर मैरियन निश्चल लेटी हुई थी, उसकी सांसें मापी जा रही थी क्योंकि मेडिपॉड के अंदर का कूलेंट सिस्टम एक आरामदायक तापमान बनाए हुए था, जो उच्च तीव्रता वाले उपचार से उत्पन्न गर्मी का सामना कर रहा था। मशीन की धीमी आवाज हृदय गति मॉनिटर की कभी कभार आने वाली बीप के साथ मिल रही थी। डॉक्टर विलानुएवा ने अपने सामने कंसोल पर सेटिंग्स समायोजित की, नैनोकणों के प्रवाह को अनुकूलित किया और लाइव फीड के माध्यम से उनकी प्रगति की निगरानी की। आणविक स्तर पर डिजाइन किए गए ये नैनोकण केवल कैंसर कोशिकाओं को खोजने और नष्ट करने के लिए स्क्रीन पर चमकीले धब्बों के रूप में दिखाई दे रहे थे, जो घातक सटीकता के साथ अपने लक्ष्यों पर केंद्रित हो रहे थे। यह अद्भुत है, डॉक्टर विलानुएवा ने मन ही मन बुदबुदाया जब उन्होंने देखा कि कैंसर कोशिकाएं नैनोकणों को अवशोषित करने लगी हैं। स्क्रीन पर नैनोकण कैंसर कोशिकाओं से जुड़ते और एक शक्तिशाली साइटोटॉक्सिक एजेंट छोड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, जो आसपास के स्वस्थ ऊतकों को नुकसान पहुंचाए बिना कोशिका एपोप्टोसिस शुरू कर देता था। एक अन्य स्क्रीन पर ग्राफ और चार्ट ने उपचार की वास्तविक समय प्रभावकारिता को दर्शाया, जिसमें कैंसर कोशिकाओं की चयापचय गतिविधि में महत्वपूर्ण कमी दिखाई गई। हम ट्यूमर की कोशिकीय गतिविधि में तेजी से कमी देख रहे हैं, उन्होंने अपनी टीम को बताया, जो भी समान रूप से प्राप्त हो रहे आंकड़ों में तल्लीन थी। मैरियन के महत्वपूर्ण संकेत स्थिर रहे, जिससे मरीज पर इलाज का शारीरिक दबाव कम से कम रहा। डॉक्टर विलानुएवा समय समय पर मैरियन के रक्त प्रवाह में सूजन पैदा करने वाले मार्करों और साइटोकाइन्स के स्तर की जांच करते रहे, जो संकेत थे कि इलाज के प्रति उसके शरीर में कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया हो सकती है। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, मेडिपॉड ऑपरेशन का शुरुआती चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। डॉक्टर विलानुएवा ने अपनी टीम की ओर मुड़ने से पहले एक हल्की सी मुस्कान दी। दूसरे चरण की तैयारी करें, हमारे द्वारा विकसित प्रोटोकॉल के अनुसार खुराक को क्रमिक रूप से बढ़ाएं। कहीं कुछ चिकित्सा पेशेवरों सहित पर्यवेक्षकों का एक छोटा समूह विस्मय से देख रहा था। लाइव डेटा ने ट्यूमर के द्रव्यमान को सफलतापूर्वक लक्षित करने और कम करने का संकेत दिया, जिससे मेडिपॉड को एक क्रांतिकारी कैंसर उपचार के रूप में मान्यता मिल गई। डॉक्टर ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्या हम इतिहास बनते हुए देख रहे हैं? एक अन्य पर्यवेक्षक ने शांति से पूछा, उसकी नजरें आशाजनक परिणाम प्रदर्शित करने वाली स्क्रीन पर टिकी थीं। ये तो हद हो गई, एक और व्यक्ति ने कहा। एरियन राजवार तो बस एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र था, फिर भी वह इतनी असाधारण चीज का आविष्कार कर पाया।
यह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का काम है। मुझे आश्चर्य है कि कैंसर के उपचार पर ध्यान केंद्रित करने वाली दवा कंपनियां यदि मेडिपोर्ट को क्रियाशील होते देखें तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। बिक्री में कमी और शायद किसी प्रकार की साजिश जो एरियन राजवट और प्रौद्योगिकी को बंद कर देगी। यह असंभव है क्योंकि बहुत से कैंसर रोगी उच्च पदों और हैसियत में हैं और अगर ये तकनीक कारगर साबित होती है तो वे इस तकनीक तक पहुंच की मांग करेंगे। इस तरह के उपचार की क्षमता इतनी ज्यादा है कि इसे नजरअंदाज या दबाया नहीं जा सकता। एक अन्य पर्यवेक्षक ने मेडिपोर्ट की सफलता के व्यापक निहितार्थों पर विचार करते हुए टिप्पणी की। एक पर्यवेक्षक ने विचारपूर्वक कहा, फिर भी इतिहास में ऐसा हुआ है कि तकनीकी नवाचार कभी कभी अवरुद्ध हो जाते हैं या इससे भी बदतर यथास्थिति बनाए रखने में निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा उन्हें पूरी तरह दबा दिया जाता है। हालांकि जिस पारदर्शी और खुले तरीके से ये परीक्षण किए जा रहे हैं तथा साथ ही इनके संभावित लाभों को देखते हुए किसी के लिए भी सार्वजनिक और व्यावसायिक प्रतिक्रिया का सामना किए बिना इसे बंद करने का औचित्य सिद्ध करना कठिन हो सकता है। ये सच है, ये तकनीक ऐसी चीज है जिसे सिर्फ प्रतिस्पर्धी हितों के कारण कम नहीं किया जा सकता। आंकड़े खुद बोलते हैं, अन्य लोगों ने पर्यवेक्षकों को संबोधित करते हुए कहा। कमरे में वापस आकर डॉक्टर विलानुएवा ने निगरानी जारी रखी और फिर सत्र की प्रगति के बारे में बोलना जारी रखा। विषय उपचार के प्रति बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दे रहा है। हम वर्तमान में लक्षित कोशिकाओं में एक महत्वपूर्ण एपोप्टोसिस दर देख रहे हैं, डॉक्टर विलानुएवा ने डिस्प्ले पर लगे चार्टों की एक श्रृंखला की ओर इशारा करते हुए बताया। इन नेक्रोसिस मार्करों को देखिए, वे कम हो रहे हैं और ट्यूमर द्रव्यमान के आसपास एंजियोजेनेसिस काफी धीमा हो गया है। उन्होंने अपना ध्यान वापस दूसरे मॉनिटर पर लगाया जिस पर ट्यूमर का एक त्रि-आयामी मॉडल दिखाया जा रहा था। आप यहां नैनोकणों के सटीक लक्ष्यीकरण को देख सकते हैं। वे कैंसर कोशिकाओं पर अति अभिव्यक्त रिसेप्टर्स से प्रभावी रूप से जुड़ रहे हैं और साइटोटॉक्सिन का स्राव सीधे ट्यूमर के सूक्ष्म वातावरण में हो रहा है। ये स्थानीयकृत दृष्टिकोण प्रणालीगत विषाक्तता को न्यूनतम करता है, जो पारंपरिक कीमोथेरेपी की तुलना में एक बड़ा लाभ है। एक तकनीशियन ने डायल को थोड़ा सा एडजस्ट किया जिससे नैनोकणों का घनत्व ठीक हो गया। डॉक्टर विलानुएवा ने सहमति में सिर हिलाया। अच्छा, प्रवाह दर स्थिर रखें और लक्ष्य से बाहर के प्रभावों पर बारीकी से नजर रखें। हम लिवर एंजाइम्स या साइटोकाइन के स्तर में कोई खास बढ़ोतरी नहीं देखना चाहते। सत्र जारी रखते हुए डॉक्टर विलानुएवा समय समय पर मैरियन के महत्वपूर्ण अंगों की जांच करते रहे। उसकी हृदय गति और रक्तचाप स्थिर है, जो बहुत अच्छी बात है। साथ ही उसके सी रिएक्टिव प्रोटीन में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है, जो दर्शाता है कि सूजन नियंत्रण में है। इस तरह के लक्षित थेरेपी सत्र के दौरान हम यही देखना चाहते हैं। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने निरीक्षण कर रहे प्रशिक्षुओं को समझाना जारी रखा। उपचार का ये चरण प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रबंधित करते हुए साइटोटॉक्सिक हमले को बनाए रखने पर केंद्रित है। यह एक नाजुक संतुलन है, लेकिन मेडिपोर्ट की वास्तविक समय की निगरानी और अनुकूली एल्गोरिदम हमें इष्टतम उपचार मापदंडों को बनाए रखने की अनुमति देते हैं। स्क्रीन पर वापस नजर डालते हुए डॉक्टर विलानुएवा के चेहरे पर वास्तविक समय के डेटा को देखते हुए उनके हाव भाव शांत लेकिन आशावादी बने रहे। ट्यूमर की चयापचय गतिविधि में कमी जारी है। ये प्रभावी ऑन्कोटिक दबाव और कैंसर कोशिका की प्रतिकृति बनाने की क्षमता में व्यवधान के अनुरूप है। हम मूलतः कोशिकीय स्तर पर कैंसर के उन्मूलन को देख रहे हैं। इस सत्र के समापन पर डॉक्टर विलानुएवा ने अपनी टीम को संबोधित करते हुए कहा, हम बायोप्सी के माध्यम से ट्यूमर ऊतक के विस्तृत विश्लेषण की तैयारी करेंगे। ऊतक वैज्ञानिक परीक्षण से हमें कोशिकीय परिवर्तनों के बारे में और जानकारी मिलेगी और कैंसर कोशिकाओं के एपोप्टोसिस की सीमा और किसी भी अवशिष्ट गतिविधि की पुष्टि होगी। उपचार सत्र धीरे धीरे समाप्त होने को आया और टीम ने मेडिपोर्ट से मैरियन को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। डॉक्टर विलानुएवा आगे बढ़े और पूछा, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मेडिपोर्ट से बाहर निकलते हुए मैरियन थकी हुई जरूर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में राहत की एक हल्की सी चमक थी। जवाब देने से पहले उसने कुछ पल अपने विचारों को समेटने में बिताए। मैं हल्का महसूस कर रही हूँ, किसी तरह कम बोझ महसूस कर रही हूँ, उसने कहा, अपने शरीर में महसूस किए गए सूक्ष्म परिवर्तनों को व्यक्त करने की कोशिश करते हुए। फिर उन्होंने अगले चरणों के बारे में बताया। आने वाले हफ्तों में हम आपके महत्वपूर्ण अंगों और ट्यूमर मार्करों पर नजर रखेंगे। ट्यूमर पर इलाज का कैसा असर हो रहा है, इसका आकलन करने और किसी भी संभावित दुष्प्रभाव की जांच के लिए आपकी नियमित जांच की जाएगी। यह जरूरी है कि आप किसी भी असामान्य बात की सूचना जरूर दें। मैरियन ने जानकारी को आत्मसात करते हुए सिर हिलाया। शुक्रिया डॉक्टर, हर चीज के लिए। डॉक्टर विलानुएवा ने आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। जरूर मैरियन,
हम इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ देने के लिए यहाँ हैं। जैसे ही मैरियन को उपचार कक्ष से बाहर ले जाया गया, डॉक्टर विलानुएवा अपनी टीम की ओर मुड़े। ठीक है सब लोग, आइए डेटा संकलित करें और प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करें। हमें आज के सत्र का एक व्यापक विश्लेषण चाहिए। मैं नैनोकणों की दक्षता से लेकर मैरियन की शारीरिक प्रतिक्रियाओं तक सब कुछ दस्तावेजीकृत करना चाहता हूं। जी डॉक्टर। अध्याय 166 सुरक्षा संबंधी चिंताएं। पीएसई टॉवर, बीजीसी में 3 दिसंबर 2026। डॉक्टर विलानुएवा को रिसेप्शनिस्ट एरियन के कार्यालय की ओर ले जा रही थी। उनके कार्यालय पहुंचकर रिसेप्शनिस्ट ने उनका सामना किया। यहाँ रुको, मैं श्री राजवाट को सूचित कर देती हूँ कि वे अभी आपसे मिले, रिसेप्शनिस्ट ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाते हुए कहा और फिर चिकने कांच के दरवाजे के पीछे गायब हो गई। डॉक्टर विलानुएवा ने इस मौके का फायदा उठाते हुए चारों ओर देखा। प्रतीक्षालय साधारण सा था, दीवारों पर आधुनिक कलाकृतियां सजी थीं और फर्श से छत तक ऊंची खिड़कियों से बोनिफेसियो ग्लोबल सिटी के चहल पहल भरे शहर का नजारा दिखाई देता था। कुछ मिनट बाद दरवाजा फिर खुला और रिसेप्शनिस्ट बाहर आए। डॉक्टर विलानुएवा, मिस्टर राजवाट अब आपसे मिलेंगे, उसने कहा और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। डॉक्टर विलानुएवा दरवाजे से होते हुए एरियन के दफ्तर में दाखिल हुए, जो एक बड़ा सुंदर ढंग से सुसज्जित कमरा था और कंपनी के अत्याधुनिक तकनीक और आधुनिक डिजाइन पर केंद्रित होने का प्रतीक था। एरियन अपनी मेज के पास खड़ा था, जो तरह तरह की रिपोर्टों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से अटी पड़ी थी। उसने डॉक्टर विलानुएवा का दृढ़ता से हाथ मिलाकर अभिवादन किया। डॉक्टर विलानुएवा, आपसे फिर मिलकर खुशी हुई। कृपया बैठ जाए, उसने अपनी मेज के सामने रखी एक आधुनिक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। डॉक्टर विलानुएवा कुर्सी के पास अपना ब्रीफकेस रखते हुए बैठ गए। शुक्रिया मिस्टर राजवाट, यहाँ आकर अच्छा लगा। एरियन उसके सामने बैठ गया और आगे की ओर झुक गया, उसके चेहरे पर गंभीरता थी। मैं नतीजों के बारे में सुनने के लिए उत्सुक था। इलाज के बाद मरीज कैसा है? शुरुआती नतीजे बहुत आशाजनक हैं, डॉक्टर विलानुएवा ने कुछ आंकड़े दिखाने के लिए अपना टैबलेट निकालते हुए कहा। मैरियन में इलाज के तुरंत बाद काफी सुधार दिखा। ट्यूमर पर मेडिपोर्ट थेरेपी का अच्छा असर हुआ है और उसकी हालत कुल मिलाकर स्थिर है। एरियन ने सिर हिलाया, उसकी आंखें डेटा पर नजर गड़ाए हुए थीं। यही तो हमें देखना है। ये तो मानो ईश्वर का काम था, श्रीमान राजवाट। हम कैंसर के सबसे गंभीर रूपों को इतनी सटीकता और न्यूनतम दुष्प्रभावों के साथ ठीक करने के इतने करीब कभी नहीं पहुंचे थे, डॉक्टर विलानुएवा ने आगे कहा। आप ऐसी तकनीक कैसे बना पाए? ये तो इतनी उन्नत है। खैर काश मैं तुम्हें बता पाता, लेकिन बदकिस्मती से ये गोपनीय है। अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरी खोपड़ी खोलनी होगी और दिमाग में झांकना होगा। एरियन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मजाक किया, जिससे माहौल हल्का हो गया। डॉक्टर विलानुएवा ने जवाब में हंसते हुए कहा, इतने अभूतपूर्व काम के बीच हास्य के इस प्रयास की सराहना करते हुए तो मैं आपकी बात मान लूंगा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन सच में आप जो कर रहे हैं वह क्रांतिकारी है। लेकिन मुझे आपकी सुरक्षा की चिंता है। सुरक्षा? क्यों? क्योंकि कोई आपके पीछे पड़ सकता है, विलानुएवा ने गंभीर स्वर में कहा। जिस तरह की सफलता हम देख रहे हैं, उससे कुछ संस्थाओं को खतरा महसूस होना स्वाभाविक है। दवा कंपनियां, प्रतिस्पर्धी, यहाँ तक कि राजनीतिक हित भी इसे अपने मुनाफे या एजेंडे के लिए बाधा मान सकते हैं। एरियन अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर सोचने लगा। डॉक्टर विलानुएवा, मैं आपकी चिंता समझता हूं और आप गलत भी नहीं हैं। दरअसल मैं अपने फोटोवोल्टिक उद्यम में इस समय यही अनुभव कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि तेल कंपनियां कब मेरा जीना दुश्वार कर देंगी, लेकिन ऐसा होना तो अपेक्षित ही है। विलानुएवा ने कहा, आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं, श्रीमान राजवाट। तुम गलत हो। मुझे चिंता होती है जब वे मेरे पीछे पड़ जाते हैं। इस तरह की तकनीक को दुनिया के सामने लाना एक बहुत बड़ा जोखिम है, लेकिन यह एक ऐसा जोखिम है जिसे मैं उठाने को तैयार हूं, एरियन ने दृढ़ता से कहा। यह प्रगति और जीवन की गुणवत्ता में भारी सुधार की संभावना के बारे में है। हम विरोध के डर को सही काम करने से नहीं रोक सकते। डॉक्टर विलानुएवा ने सहमति में सिर हिलाया। यह एक साहसिक कदम है और यह सही भी है। अपने सुरक्षा उपायों और पारदर्शिता के साथ आप अपनी तकनीकों के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं। हमारे पास जितने ज्यादा सफल उपचार होंगे, जैसे कि मैरियन के मामले में, किसी के लिए भी बिना सार्वजनिक जांच के आपके काम को बदनाम करना या उस पर हमला करना उतना ही मुश्किल होगा। बिल्कुल, एरियन ने दृढ़ता से कहा। हमें आगे बढ़ते रहना होगा। मानवता के लिए इसके लाभ बहुत ज्यादा हैं। हम चिकित्सा विज्ञान में एक नई सीमा के कगार पर हैं और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है।
डॉक्टर विलानुएवा उठकर जाने को तैयार हो गए। अच्छा, मुझे वापस लौटना चाहिए। अभी बहुत काम बाकी है और मैं देखना चाहता हूं कि हम इसे कहां तक ले जा सकते हैं। एरियन भी उठा और हाथ बढ़ाया। शुक्रिया डॉक्टर, आइए बातचीत के रास्ते खुले रखें। मैं इस मुश्किल दौर से निपटने के लिए आपकी विशेषज्ञता और अपडेट पर निर्भर हूं। मैं ऐसा करूंगा मिस्टर राजवाट। और याद रखिए, आप इसमें अकेले नहीं हैं डॉक्टर। विलानुएवा ने उनसे हाथ मिलाते हुए उन्हें आश्वस्त किया। एक हफ्ता बीत गया और डॉक्टर विलानुएवा ने मैरियन की प्रगति पर कड़ी नजर रखी। अनुवर्ती परिणाम शुरुआती परिणामों से भी ज्यादा उत्साहजनक थे। मैरियन के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा था और अवशिष्ट ट्यूमर मार्करों में उल्लेखनीय कमी आई थी, जो मेडिपोड उपचार की सफलता का संकेत था। बेनावाइड्स कैंसर संस्थान स्थित अपने कार्यालय में वापस आकर डॉक्टर विलानुएवा ने नवीनतम चिकित्सा छवियों और आंकड़ों की समीक्षा की। स्कैन से ट्यूमर के आकार में स्पष्ट कमी दिखाई दी और पहले से आक्रामक कैंसर कम होता हुआ प्रतीत हुआ। ये लगभग चमत्कारी है डॉक्टर, विलानुएवा ने अपनी अगली प्रस्तुति के लिए छवियों पर टिप्पणी करते हुए धीरे से कहा। इस मामले की सफलता आगे के नैदानिक परीक्षणों को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी, जिससे संभवतः मेडिपोड तकनीक की व्यापक स्वीकृति और उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इस बीच एरियन निवेशकों और हितधारकों के साथ एक महत्वपूर्ण आगामी बैठक की तैयारी कर रहे थे। मैरियन के इलाज की सफलता की कहानी ने काफी दिलचस्पी जगाई थी और एरियन की टीम को दुनिया भर से फोन और ईमेल आ रहे थे। इस सफलता की खबर फैल रही थी और इसके वैश्विक प्रभाव की अपार संभावना थी। पीएससी टावर स्थित अपने कार्यालय में एरियन आगामी बैठक के एजेंडे की समीक्षा कर रहा था, जिसे जूलियट पढ़ रही थी। जूलियट ने शेड्यूल पढ़कर सुनाया, सुबह 11 बजे आपको एबीएस, सीबीएन, जीएमए और सीएनएन फिलीपींस से मेडिपोड की सफलता के बारे में एक साक्षात्कार मिलेगा। फिर 2 बजे आपकी मुख्य शोध टीम के साथ एक रणनीतिक बैठक होगी। एरियन ने सिर हिलाया और कुछ नोट्स लिख लिए। उसके बाद 4 बजे आप निवेशकों के बोर्ड के साथ बैठक करेंगे। वे विस्तार योजनाओं और नैदानिक परीक्षणों के अगले चरण के लिए आगे के वित्तपोषण पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। जूलियट रुकी और अपने नोट्स पलटने लगी। और आखिर में, यूरोप से संभावित पार्टनर्स के साथ दिन का कार्यक्रम है जो सिर्फ तुमसे मिलने आए हैं। वह रात 8 बजे द पेनिनसुला में है। शुक्रिया जूलियट, एरियन ने व्यस्त कार्यक्रम पर गौर करते हुए कहा। सुनिश्चित करें कि इन प्रस्तुतियों के लिए हमारे पास सभी नवीनतम डेटा और दृश्य तैयार हो। मैं स्पष्ट रूप से दिखाना चाहता हूं कि मेडिपोड उपचार कितना प्रभावी रहा है और हमारे अगले कदम क्या हैं। बिल्कुल श्रीमान राजवाट, मैं डॉक्टर विलानुएवा की टीम के साथ समन्वय करके अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त करूंगी और यह सुनिश्चित करूंगी कि आपकी बैठकों के लिए सब कुछ तैयार हो। इसके अलावा ये भी देख ले कि कल की बैठकों के लिए सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया गया है या नहीं। हमें जिस तरह का ध्यान मिल रहा है उसे देखते हुए सतर्क रहना ही बेहतर है, एरियन ने डॉक्टर विलानुएवा की संभावित खतरों के बारे में पहले की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कहा। जूलियट ने सिर हिलाया। मैंने सुरक्षा टीम को पहले ही हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं और सभी जगहों की दोबारा जांच कर ली गई है। आपकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बहुत बढ़िया, चलो सब कुछ पटरी पर रखते हैं। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण समय है और हमें गति बनाए रखने की जरूरत है, एरियन ने कहा। अध्याय 167 प्रायद्वीप पर आगमन। 11 दिसंबर 2026। पेनिनसुला होटल मनीला में विभिन्न क्षेत्रों प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, वित्त और सरकार से सम्मानित अतिथि भव्य बॉलरूम में एकत्रित हुए। जिस हॉल में वे इकट्ठा हुए थे वह विशाल और खूबसूरती से सजाया गया था, जिसमें जटिल ढलाई से सजी ऊंची छत और एक बड़ा क्रिस्टल झूमर था जो कमरे में एक हल्की चमक बिखेर रहा था। दीवारों पर बड़े पैनल वाले शीशे और फर्श को छूते हुए सुंदर पर्दे लगे थे जो उस जगह की भव्यता को और बढ़ा रहे थे। पूरे कमरे में सफेद लिनेन से ढकी गोल मेजें समान दूरी पर रखी गई थीं तथा प्रत्येक मेज के चारों ओर आरामदायक कुर्सियां लगी हुई थीं जिन पर अतिथि बैठकर बातचीत कर सकते थे। प्रकाश व्यवस्था को एक गर्म, आकर्षक स्वर में व्यवस्थित किया गया था जो हवा में व्याप्त मधुर पृष्ठभूमि संगीत के साथ तालमेल बिठा रहा था, जिससे बातचीत की गूंज को कम किए बिना एक सुकून का एहसास हो रहा था। हर मेज के बीचों बीच बड़े बड़े फूलों की सजावट की गई थी। हॉल के पीछे एक छोटा सा मंच और एक पोडियम बनाया गया था जो प्रस्तुतियों को सुगम बनाने के लिए नवीनतम दृश्य श्रव्य तकनीक से सुसज्जित था। तकनीकी व्यवस्था विवेकपूर्ण होने के साथ साथ परिष्कृत भी थी, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि भाषण स्पष्टता के साथ दिए जा सके और स्थान की सुंदरता में कोई बाधा न आए। कमरे के एक तरफ एक अच्छी तरह से सुसज्जित बार में तरह तरह के पेय पदार्थ उपलब्ध थे, जिनमें बेहतरीन वाइन से लेकर खास कॉकटेल तक शामिल थे।
बार में पेशेवर बारटेंडर थे जो मेहमानों को कुशलता और मुस्कान के साथ परोसते थे। पास ही एक बुफे टेबल पर स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के लजीज व्यंजनों की एक श्रृंखला थी, जिन्हें मेहमानों को लुभाने के लिए बड़े करीने से सजाया गया था। बाहर मेहमान अपनी आलीशान गाड़ियों से उतरते हुए, जो फुटपाथ पर कतार में खड़ी थीं, और उनके ड्राइवर धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे, अंदर आते रहे। इसके अलावा प्रवेश द्वार पर पत्रकार भी इंतजार कर रहे थे, जो किसी भी प्रमुख व्यक्ति के आगमन की तस्वीरें ले रहे थे और कभी कभी किसी अतिथि को अलग बुलाकर शाम के लिए उनकी उम्मीदों के बारे में एक छोटा सा साक्षात्कार ले रहे थे। कतार में खड़ी कारों में से एक में एरियन राजवाट बैठे थे। वे अपनी पिकअप ट्रक का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे क्योंकि उसका डिजाइन कार्यक्रम के माहौल के अनुकूल नहीं था, बल्कि वे एक टोयोटा अल्फॉर्ड में बैठे थे, जो अपने शानदार और बेहतरीन इंटीरियर के कारण उन्हें बेहद पसंद है। उसकी चमड़े की सीट के पीछे जूलियट बैठी थी, जो अपने टैबलेट पर ऐसे काम कर रही थी जैसे कुछ व्यवस्थित कर रही हो। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि वे कतार में अगले थे। सर, हम जल्द ही उतरेंगे, कृपया अपनी तैयारी कर लें। मैं तो पहले से ही तैयार हूं, एरियन ने सादगी से कहा। क्या मुझे बाहर इंटरव्यू की उम्मीद है? ठीक है, आप उनके प्रश्न का उत्तर न देने का विकल्प चुन सकते हैं और सीधे रिसेप्शन में शामिल होने के लिए अंदर जा सकते हैं, या आप उनसे बात करने के लिए कुछ क्षण ले सकते हैं। जूलियट ने एरियन को एक ऐसी नजर से देखते हुए सलाह दी जिससे ऐसा लगा कि मीडिया में आने के फायदे और नुकसान पर विचार किया जा रहा है। ये हमारे द्वारा की गई प्रगति को उजागर करने तथा आज रात की चर्चाओं के लिए माहौल तैयार करने का एक अच्छा अवसर हो सकता है, उन्होंने आगे कहा, तथा अपने टैबलेट पर एक बार फिर कार्यक्रम की जांच करने के लिए नजर डाली। एरियन ने सोच समझकर सिर हिलाया और प्रवेश द्वार के पास पहुंचते ही अपने विकल्पों पर विचार करने लगा। ठीक है, उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाते, मैं कुछ सवालों के जवाब दे दूंगा। अल्फॉर्ड गाड़ी उतरने के स्थान पर पहुंची और जैसे ही एरियन कार से बाहर निकला, हलचल मच गई। जो पत्रकार ताक में बैठे थे, वे अपने माइक्रोफोन और कैमरे चमकाते हुए आगे बढ़े। शटरों की क्लिक और तेज होती आवाजों की फुसफुसाहट से हवा गूंज उठी। मिस्टर राजवाट, इधर आइए, एक रिपोर्टर ने पुकारा जैसे ही एरियन ने अपना सूट ठीक किया और सवालों की बौछार का सामना करने के लिए तैयार हुआ। एक अन्य पत्रकार ने अपना माइक्रोफोन उसके पास लाते हुए पूछा, मेडिपोर्ट के साथ सबसे क्रांतिकारी चिकित्सा प्रगति में से एक का नेतृत्व करना कैसा लगता है? एरियन ने रुककर एक शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह एक अविश्वसनीय सम्मान और एक बड़ी जिम्मेदारी है। हम केवल तकनीक का निर्माण नहीं कर रहे हैं, हम संभावित रूप से जीवन बचा रहे हैं और चिकित्सा परिदृश्य को बदल रहे हैं। क्या आप इस पर टिप्पणी कर सकते हैं कि मेडिपोर्ट को विश्व भर में कैसे लागू किया जाएगा? क्या वैश्विक वितरण की कोई योजना है? एक तीसरे रिपोर्टर ने हर शब्द को सुनने के लिए उत्सुक होकर पूछा। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, हम अभी तक उस दिशा में नहीं बढ़े हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि एक बार ये तैयार हो जाए, तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ सहयोग करने को तैयार होंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह विश्व स्तर पर सुलभ हो, एरियन ने जवाब दिया और प्रश्नों का उत्तर देते समय संयमित व्यवहार बनाए रखा। जैसे ही वह प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने ही वाले थे, एक और पत्रकार भीड़ को चीरती हुई अंदर आए, उसकी आवाज शोर के ऊपर से सुनाई देने लगी। श्री राजवाट, मेडिपोर्ट के अलावा आपकी कंपनी ने कथित तौर पर एक ऐसी गोली भी विकसित की है जो अल्जाइमर रोग का इलाज करती है, एक ऐसी उपलब्धि जिसे पाने में अंतर्राष्ट्रीय दवा कंपनियां और जाने माने वैज्ञानिक भी संघर्ष कर रहे हैं। आपकी टीम ने यह उपलब्धि कैसे हासिल की जबकि अन्य कई टीमें असफल रहीं? एरियन का भाव तटस्थ रहा, हालांकि उन्हें सवाल की गंभीरता का एहसास था। यह एक बेहतरीन सवाल है, हालांकि मैं इसकी बारीकियां बताना चाहूंगा, लेकिन विकास प्रक्रिया में मालिकाना तकनीकें और कार्यप्रणाली शामिल हैं जो इस समय गोपनीय हैं, उन्होंने सहजता से समझाया। मैं ये कह सकता हूं कि हमारा दृष्टिकोण अद्वितीय है और इसमें उन्नत जैव प्रौद्योगिकी और सावधानीपूर्वक अनुसंधान का संयोजन शामिल है। पत्रकार ने सिर हिलाया, हालांकि यह साफ था कि वह और ज्यादा जानकारी चाहती थी। तो ये राज है, आप ऐसा कह सकते हैं, एरियन ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। हम लोगों की जान बचा रहे हैं, लेकिन जाहिर है हमें अपना व्यवसाय भी चलाना है। इसके लिए हमारी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा बेहद जरूरी है। धन्यवाद श्रीमान राजवाट, उन्होंने कहा और दूसरों को प्रश्न पूछने का अवसर देते हुए पीछे हट गईं। एरियन ने इसे अचानक हुई प्रेस वार्ता को समाप्त करने का संकेत माना। आप सभी के सवालों के लिए धन्यवाद। मैं भविष्य में आपके साथ और भी जानकारी साझा करने के लिए उत्सुक हूं। अब अगर आप मुझे माफ करें तो मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होना होगा। ये कहकर वो मुड़ा और होटल के भव्य प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। उसकी सुरक्षा टीम कुशलता से रास्ता साफ कर रही थी।
जूलियट अपना टैबलेट हाथ में लिए शाम की व्यस्तताओं से उत्पन्न होने वाली किसी भी अन्य समस्या से निपटने के लिए तैयार उसके पीछे पीछे चल रही थी। पत्रकारों की भीड़ अनिच्छा से अलग हो गई, उनके कैमरे अभी भी उस पर केंद्रित थे जब तक कि वह इमारत में गायब नहीं हो गया। इस बीच प्रायद्वीप से कुछ ही दूरी पर एक इमारत की 20वीं मंजिल पर बैठा एक आदमी अपनी दूरबीन से झांक रहा था। उसके बाएं कान में एक ईयरपीस लगा हुआ था और कोई आवाज उससे बात कर रही थी। यही लक्ष्य है एरियन राजवाट, इसे खत्म कर दो, इनाम $2 मिलियन है। उस आदमी के लिए $2 मिलियन है ना? आदमी ने सोचा, बहुत अच्छा, ये काम तो आसान होगा। अध्याय 168 आपातकालीन खोज। पेनिनसुला के अंदर कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि खड़े हो गए और एरियन के बॉलरूम में पहुंचते ही तालियां बजाने लगे। एरियन ने विनम्रता से सिर हिलाकर भीड़ का अभिवादन किया। जैसे ही वह कमरे के सामने वाले मंच की ओर बढ़ा, स्पॉटलाइट उसके पीछे पीछे चल रही थी। गिलासों की खनक और बातचीत की धीमी आवाजें थम गईं और उपस्थित लोग अपनी सीटों पर बैठ गए। उनका ध्यान उसकी ओर गया। हालांकि यह उनके भाषण देने का समय नहीं था, फिर भी ऐसा ही लग रहा था। एरियन अपनी अपनी मेज पर बैठे थे जहां उनके प्रमुख निवेशक एंटोनाइट और ब्रिजेट पहले से ही बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। ब्रिजेट ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराए। आप उस सूट में बहुत सुंदर लग रहे थे, उसने टिप्पणी की। मैं हर चीज में बहुत सुंदर लग रहा था क्योंकि मैं सुंदर हूं, एरियन ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, जिससे ब्रिजेट और एंटोनिक दोनों हंस पड़े। श्रीमती एस्टोलिस्ट सुश्री वॉन रीमान, मैंने आपको क्या बताया था जब मैंने आपके सामने 2 ऐसे उद्यमों का प्रस्ताव रखा था जो निश्चित रूप से दुनिया को चौंका देंगे? एरियन ने अपनी सीट पर बैठते हुए पूछा। शुरू में हम हिचकिचा रहे थे, लेकिन आपकी मार्केटिंग कुशलता और करिश्मे के आगे हम मान गए, एंटोनिक ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। आपने वादा किया था कि इससे स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी, और आप गलत नहीं थे। एरियन ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर सोच का भाव आ गया। और हम तो अभी शुरुआत में ही हैं। चलिए हम ज्यादा आगे न बढ़ें। लेकिन जब हमने दुनिया को उस चमत्कार से परिचित कराया है जिसे बहुत से विशेषज्ञ और वैज्ञानिक असंभव मानते थे, तो उससे कुछ उम्मीद करना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। हाँ, कल्पना कीजिए कि दवा कंपनियों और चिकित्सा प्रौद्योगिकी कंपनियों की प्रतिक्रिया क्या होगी जब वे देखेंगे कि अब एक ऐसी तकनीक आ गई है जो अधिक प्रभावी है और लोगों को कीमोथेरेपी या अन्य आक्रामक उपचार जैसे महंगे रखरखाव की आवश्यकता नहीं होगी, ब्रिजेट ने कहा। उनके स्वर में मनोरंजन के साथ साथ विरोध का भाव भी था। एरियन पीछे झुक गया और उनकी उपलब्धि की महत्ता को महसूस करने लगा। ये निश्चित रूप से एक व्यवधान है, उन्होंने स्वीकार किया, और व्यवधान का उन लोगों द्वारा कभी स्वागत नहीं किया जाता जिन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमारे मामले में समाज को होने वाले लाभ, प्रभावी उपचारों तक पहुंच में वृद्धि, स्वास्थ्य सेवा की लागत में कमी, रोगी परिणामों में सुधार, स्थापित उद्योगों को होने वाली असुविधा से कहीं अधिक है। एंटोनेट ने गंभीर भाव से कहा, यह एक समस्या होगी, हमें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मोर्चों पर बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। हम उम्मीद कर सकते हैं कि वे जल्द ही सामने आएंगे, एरियन ने कहा। समस्याओं की बात करें तो हम अभी भी सौर पैनलों के बाजार पर अपना दबदबा नहीं बना पाए हैं। जूलियट, क्या चीन में अब भी पैट बनाना मुश्किल है? हमने अपना मामला पहले ही विश्व व्यापार संगठन के सामने रख दिया है और वे कह रहे हैं कि वे इस मामले पर विचार कर रहे हैं, जूलियट ने टैबलेट पर अपने नोट्स देखते हुए जवाब दिया। हमें जल्द ही उनसे अपडेट मिल सकता है क्योंकि कई विदेशी फोटोवोल्टिक कंपनियां चीन द्वारा अपने स्थानीय निर्माताओं की सुरक्षा के लिए कुछ देशों से सौर पैनल आयात पर प्रतिबंध लगाने की नीति के बारे में शिकायत कर रही हैं। यह जरूरी है कि हम इस पर नजर रखें। नियामक बाधाओं के कारण चीनी बाजार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। विश्व व्यापार संगठन WTO से जुड़ी किसी भी प्रगति के बारे में मुझे बताते रहें। जी सर। इस बीच कृपया अपने आगामी भाषण के लिए तैयार रहें क्योंकि सीटें भरने लगी हैं। एरियन ने चारों ओर देखा और पाया कि लगभग सभी मेजें पहले से ही भरी हुई थीं और मेहमान जीवंत चर्चाओं में मग्न थे जो शायद शाम को पहले उठाए गए विषयों से प्रेरित थीं। मंच पर वापस जाने से पहले उन्होंने अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए एक पल लिया, ये जानते हुए कि आलोचनात्मक निगाहें और उत्सुक कान उनके भाषण का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही एरियन आगे बढ़े, कमरा धीरे धीरे शांत हो गया और श्रोताओं के सुनने के लिए तैयार होने के साथ ही बातचीत का शोर धीमा पड़ गया। उन्होंने माइक्रोफोन ठीक किया, गला साफ किया और बोलना शुरू किया। उनकी आवाज स्थिर और आत्मविश्वास से भरी थी। देवियों और सज्जनों, आज आपके उत्साह और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद, एरियन ने कमरे को देखते हुए कहा।
राजवाट मेडिकल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस फार्मास्यूटिकल्स में हमारी यात्रा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे उद्यम केवल लाभ के लिए नवाचार के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसे समाधान बनाने के बारे में है जिनका हमारे ग्रह और मानव स्वास्थ्य पर स्थायी प्रभाव पड़े। हमने उन चुनौतियों का सामना किया है जिन्हें कई लोग असंभव मानते थे, और आज हम स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा दोनों क्षेत्रों में क्रांति की अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। हमारी सफलताएं सिर्फ हमारी ही नहीं हैं, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए आशा का प्रतीक हैं जो हमारे काम से लाभान्वित होंगे। ये रास्ता आसान नहीं रहा है और आगे भी आसान नहीं होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें प्रतिरोध की उम्मीद रहती है। स्थापित हितधारक हमारी प्रगति को विकास और सुधार के अवसर के बजाय खतरा मानते हैं। हालांकि नवाचार और नैतिक जिम्मेदारी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमें प्रेरित करती है। हम पारदर्शिता में विश्वास करते हैं, तकनीक की शक्ति में विश्वास करते हैं जो उत्थान करती है, न कि वंचित करती है। चाहे वह किफायती चिकित्सा समाधान प्रदान करना हो या टिकाऊ ऊर्जा, हमारा लक्ष्य वैश्विक स्तर पर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। आज रात यहाँ उपस्थित हमारे साझेदारों और निवेशकों के लिए आपका समर्थन अमूल्य रहा है। हमारे दृष्टिकोण में आपका विश्वास हमारी प्रगति को गति देता है। हम सब मिलकर सिर्फ एक बेहतर भविष्य का सपना ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि उसे गढ़ भी रहे हैं। चुनौतियों के संदर्भ में, विशेष रूप से हमारे सौर पैनल पहलों के संदर्भ में, हम सक्रिय बने हुए हैं। हम बाधाओं से विचलित नहीं होते, चाहे वे प्रतिस्पर्धियों से आए या प्रतिबंधात्मक नीतियों से। हम इन चुनौतियों का सामना एक ऐसी रणनीति के साथ करते हैं जो स्थानीय और वैश्विक दोनों मानकों का सम्मान करती है और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले निष्पक्ष नियमों पर जोर देती है। आइए याद रखें कि हम जो कर रहे हैं वह सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं है, ये प्रगति के लिए है। हम जिस भी जीवन को छूते हैं उसमें बदलाव लाते हैं, और यही हमारी सफलता का अंतिम पैमाना है। अपना भाषण समाप्त करते ही श्रोताओं ने तालियां बजाकर उनका समर्थन किया। उन्होंने उनके सामने झुककर प्रणाम किया। श्रोताओं के बीच से एक व्यक्ति खड़ा हो गया। श्री राजवाट, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? उस आदमी ने ऊंची आवाज में घोषणा की। एरियन ने उस आदमी की तरफ देखा। वह 30 साल का आदमी था। उसमें ऐसा कुछ भी दिलचस्प नहीं था जो उसकी आंखों में खटकता। फिर भी उसने उस बात का मजा लिया। यह क्या है? श्री राजवाट, मेरे पिता को कैंसर है और हम आशा कर रहे थे कि हम उन्हें आपके द्वारा पहले बताए गए नए उपचार के लिए चल रहे नैदानिक परीक्षणों में भाग लेने के लिए राजी कर सकें। हम ये कैसे कर सकते हैं? उस व्यक्ति ने हताश होकर पूछा। उस आदमी की बात सुनकर एरियन के चेहरे पर नरमी छा गई। वह जानता था कि हर नए आविष्कार और सफलता के पीछे संघर्षों से भरे आशा और समाधान की तलाश में असली लोग होते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए शुक्रिया, एरियन ने करुणा से जवाब दिया और आगे कहा। हम समझते हैं कि, और सिस्टम से एक अधिसूचना आने पर वह बीच में ही रुक गया। कोई तुम्हें मारने का इरादा रखता है। आपको एक आपातकालीन खोज प्राप्त हुई। जीवित बचना। अध्याय 169, खतरा कहाँ है? उस सूचना को पढ़ते ही एरियन तुरंत घबरा गया। उसकी आंखें बाएं से दाएं घूम रही थी कि शायद कौन उसे वहीं खत्म करने की फिराक में है। क्या ये कोई हत्यारा हो सकता है जो उसके आविष्कार से प्रभावित होने वाले किसी व्यवसाय में काम करता हो, या कोई असंतुष्ट प्रतियोगी जो उसकी सफलता से यथास्थिति को बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहता? ये विचार एरियन के मन में कौंध रहे थे। तात्कालिक खतरे के बावजूद एरियन जानता था कि उसे अपना संयम बनाए रखना होगा। भीड़ अभी भी उसे गौर से देख रही थी, उसके दिमाग में उठे उस खामोश खतरे से अनजान। अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए वह उस आदमी के सवाल का जवाब देता रहा, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसका जवाब विस्तृत और संक्षिप्त हो ताकि शक न हो। एरियन ने बताया, हमारे नैदानिक परीक्षणों में नामांकन के लिए आपको बस हमारी वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना होगा, जहां सभी आवश्यक विवरण उपलब्ध हैं। हमारी चिकित्सा टीम प्रत्येक आवेदन की समीक्षा करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवार अध्ययन के विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं। ये प्रक्रिया हमारे उपचारों की सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोलते हुए एरियन ने जूलियट को एक सूक्ष्म संकेत दिया, एक पूर्व निर्धारित संकेत जिसका अर्थ था कि उसे सतर्क रहना होगा और किसी भी तत्काल कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। एरियन के शांत चेहरे के पीछे छिपी तात्कालिकता को समझते हुए जूलियट ने धीरे से अपना फोन छुआ और सुरक्षा दल को संदेश दिया कि वे अपनी निगरानी बढ़ा दें, जिससे मेहमानों में कोई हलचल न हो। आपकी रुचि के लिए धन्यवाद, एरियन ने अंत में कहा, और मैं आपके पिता के स्वास्थ्य लाभ की यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हम उनके जैसे मरीजों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भीड़ ने एक बार फिर तालियां बजाईं। उनका ध्यान उनके प्रेरणादायक शब्दों पर था, लेकिन एरियन का ध्यान बटा हुआ था।
मंच से उतरते हुए उन्होंने अपनी इंद्रियों को तेज रखा और भीड़ में किसी भी असामान्य हलचल या संभावित खतरे पर नजर रखी। उनका दिमाग संभावित बचाव के रास्तों और रक्षात्मक रणनीतियों पर विचार कर रहा था तथा एक महत्वपूर्ण घटना में एक सफल सीईओ का मुखौटा बनाए रखते हुए अपने अगले कदमों की सावधानीपूर्वक योजना बना रहा था। जब वह अपनी मेज की ओर वापस जा रहा था तो जूलियट ने सावधानी से उसका रुख किया। सब कुछ ठीक है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ एरियन ही सुन सके। सुरक्षा दोगुनी कर दी गई है और हम सभी निकासों पर नजर रख रहे हैं। क्या आप लंच जारी रखना चाहेंगे या जाना चाहेंगे? नहीं, बेहतर यही होगा कि मैं यहीं रहूं और जो करना है वो करूं। क्या आपको उस सुरक्षा फर्म पर पूरा भरोसा है? आज के कार्यक्रम के लिए किसे नियुक्त किया गया है? जूलियट ने दृढ़ता से सिर हिलाया। वे उद्योग में सर्वश्रेष्ठ में से एक हैं और वे बहुत विवेकशील हैं। वे स्थिति को समझते हैं और किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार रहते हैं। जूलियट के आत्मविश्वास से थोड़ा आश्वस्त होकर एरियन ने गहरी सांस ली। उन्हें पूरी तरह सतर्क रखना, लेकिन ध्यान रखना कि उनकी उपस्थिति ज्यादा जाहिर न हो। हम किसी तरह की घबराहट या अनावश्यक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते। जैसे ही वे उसकी मेज पर पहुंचे, एरियन अपनी जगह पर वापस आ गया और कमरे पर नजर बनाए रखी। वह एंटोनेट और ब्रिजेट से बातचीत करने लगा। हालांकि उसका मन पूरी तरह सतर्क था, लेकिन वह शांत और संयमित था। ब्रिजेट ने उसके व्यवहार में थोड़ा बदलाव देखा और थोड़ा झुककर फुसफुसाते हुए पूछा, क्या सब ठीक है, एरियन? बस थोड़ा थका हुआ हूँ, बस इतना ही, एरियन ने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। वो उसे चिंतित नहीं करना चाहता था या अपनी चिंता का वास्तविक कारण नहीं बताना चाहता था। कार्यक्रम जारी रहा। सब कमरे में शान से घूम रहे थे, तरह तरह के व्यंजन परोस रहे थे और गिलास भर रहे थे। एरियन अपनी मेज पर बैठकर चर्चाओं में शामिल हो रहा था, लेकिन बीच बीच में जूलियट की तरफ भी नजरें गड़ाए हुए था, जो कमरे के प्रवेश द्वार के पास खड़ी थी। उसकी नजरें भीड़ पर टिकी थीं और कभी कभी अपडेट के लिए अपना फोन देख रही थी। दोपहर बिना किसी व्यवधान के बीत गई, फिर भी आपातकालीन खोज अभी भी जारी थी। तुम कहाँ हो? एरियन ने धीरे से बुदबुदाया। उसकी नजर कमरे में किसी भी संभावित खतरे के संकेत पर घूम रही थी। जूलियट ने अपनी जगह से उसकी नजर पकड़ ली और हल्के से सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। एरियन का ध्यान अपनी मेज पर हो रही बातचीत पर लौट आया, हालांकि उसका कुछ ध्यान आसपास के माहौल पर भी था, जो खतरे की जरा सी भी आहट पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार था। उसके आसपास हो रही चर्चाओं में उसकी कंपनी द्वारा हाल ही में किए गए नवाचारों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन उसकी प्रतिक्रियाएं स्वतःस्फूर्त थीं। उसका मन सुरक्षा संबंधी चिंताओं में उलझा हुआ था। एरियन, आज तुम थोड़े विचलित लग रहे हो। हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं? एंटोनेट ने चिंता से पूछा। एरियन, आज तुम थोड़े विचलित लग रहे हो। हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं? एंटोनेट ने चिंता से पूछा। नहीं, बस एक लंबा हफ्ता रहा है, एरियन ने सहजता से जवाब दिया और एक आश्वस्त मुस्कान बिखेरी। मैं इस सप्ताहांत थोड़ा आराम करने की उम्मीद कर रहा हूँ। जूलियट फिर पास आए और धीरे से बोली ताकि सिर्फ एरियन सुन सके। हमने फिर से पूरे इलाके की तलाशी ली है। कोई खतरा नहीं पाया गया, लेकिन हम अपनी चौकसी कम नहीं कर रहे हैं। मैंने सभी प्रवेश बिंदुओं पर अतिरिक्त सुरक्षा भी तैनात कर दी है और वे लगातार संपर्क में हैं। सर, मुझे पूछना है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्या आपको कोई सूचना मिली थी? एरियन यह नहीं बता सका कि सिस्टम ने उसे किसी स्पष्ट कारण से टिप दी थी। एरियन ने कहा, मुझे बस एक आंतरिक अनुभूति हुई। जूलियट ने आह भरी। सर, ये तो बहुत अस्पष्ट है। आप कभी भी सिर्फ अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने वाले व्यक्ति नहीं रहे। क्या हमें यहाँ से निकल जाने पर विचार करना चाहिए? एरियन ने जूलियट की बात पर गौर किया। नहीं, अभी निकासी की बात नहीं करते। सब कुछ कड़ा रखें, लेकिन अपनी राह पर चलते रहें। समझ गया, जूलियट ने उत्तर दिया और आश्वासन देते हुए सिर हिलाया। फिर वह सुरक्षा टीम के साथ समन्वय जारी रखने के लिए चली गई। एरियन ने अपना ध्यान वापस मेज की ओर मोड़ा और अपने मेहमानों की किसी भी चिंता को दूर करने के लिए बातचीत में ज्यादा सक्रियता से शामिल होने की कोशिश की। बातचीत उनकी कंपनी के नवाचारों से हटकर व्यापक उद्योग रुझानों पर केंद्रित हो गई, जिससे एरियन को अपनी चिंताओं से एक जरूरी राहत मिली। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, माहौल खुशनुमा बना रहा और कमरा तकनीक और चिकित्सा के भविष्य पर उत्साहपूर्ण बातचीत से गूंजता रहा। सेवादार मेजों पर आते जाते मिठाइयां और कॉफी परोसते रहे, जबकि पृष्ठभूमि में एक मधुर धुन बज रही थी, जो कार्यक्रम के उच्चस्तरीय माहौल को बनाए रख रही थी। घटना के सामान्य रूप से आगे बढ़ने के बावजूद एरियन बेचैन था, क्योंकि सूचना गायब होने का नाम नहीं ले रही थी। क्या सिस्टम में कोई खराबी आ गई थी?
किसी भी सिस्टम में कोई खराबी आना नामुमकिन है। आखिरकार कार्यक्रम बिना किसी व्यवधान के समाप्त होने के करीब पहुंच गया। एरियन ने जूलियट को आखिरी इशारा किया, जिसने चुपचाप पुष्टि की कि सुरक्षा जांच को फिर से कोई खतरा नहीं मिला है। राहत की सांस लेते हुए, लेकिन फिर भी सतर्क, एरियन बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। आप सभी का इस शानदार दोपहर के लिए शुक्रिया, एरियन ने स्थिर स्वर में कमरे में घोषणा की। आपका समर्थन और जुड़ाव ही हमें अपना काम जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। हम साथ मिलकर और भी कई सफलताएं पाने की आशा करते हैं। विनम्रता से अलविदा कहने और हाथ मिलाने के बाद जूलियट और कुछ सूक्ष्म सुरक्षाकर्मियों के साथ एरियन कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसकी आंतरिक संवेदना जागृत हुई और उसने उन इमारतों की ओर देखना शुरू कर दिया जहां स्नाइपर के लिए अच्छी नजर रखी जा सकती है। उन गगनचुंबी इमारतों पर नजर डालते हुए उसने एक दूरबीन का धुंधला प्रतिबिंब देखा। अध्याय 170 गोली चलाई गई। एरियन ने बड़ी चालाकी से अपने हाथ जेबों में डाले, उसकी उंगलियां कुशलता से अपने आभासी भंडार में घुस गईं। भीड़ भाड़ में वह बाहर से शांत बना रहा, जबकि अंदर ही अंदर मंडरा रहे खतरे से बचने का उपाय ढूंढ रहा था। उसके दिमाग को अपनी पूरी क्षमता से काम करने की जरूरत थी, खासकर अब। किसी की नजरों से बचते हुए एरियन ने एक न्यूरो एनहांसर गोली निकाली, एक छोटा शक्तिशाली कैप्सूल जो संज्ञानात्मक कार्यों को नाटकीय रूप से बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। उसने गोली को सावधानी से अपने हाथ में लिया और बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए उससे निगल लिया। लगभग तुरंत ही जैसे ही दवा उसके शरीर में प्रवाहित हुई, उसके सिनेप्स में विद्युतीकरण हुआ और उसकी इंद्रियां तेज हुई। उसे स्पष्टता और बढ़ी हुई जागरूकता का एहसास हुआ। उसके आसपास की दुनिया धीमी होती जा रही थी, बारीकियां और भी साफ होती जा रही थी, मानो वह सब कुछ किसी हाई डेफिनेशन लेंस से देख रहा हो। अब अपने दिमाग के तेज होने के साथ एरियन अपने आसपास की चीजों का असाधारण सटीकता से विश्लेषण करने लगा। सबसे पहले उन्होंने उपलब्ध जानकारी के आधार पर स्नाइपर का स्थान निर्धारित किया। स्कोप पर पड़ने वाले प्रकाश के परावर्तन ने उसकी स्थिति के सापेक्ष एक विशिष्ट कोण दर्शाया। एरियन ने तुरंत आपतन कोण की गणना की और उसे सूर्य की स्थिति से जोड़कर स्नाइपर के स्थान का अनुमान लगाया। उन्होंने तर्क दिया कि प्रकाश का परावर्तन संभवतः सूर्य के वर्तमान दिगंश के साथ सीधी दृष्टि रेखा के कारण हुआ था। अपनी उन्नत संज्ञानात्मक क्षमताओं का उपयोग करते हुए एरियन ने इमारत की ऊंचाई और उस विशिष्ट खिड़की का अनुमान लगाया जिससे प्रतिबिंब निकल रहा था। व्यावसायिक इमारतों में फर्श से छत तक की सामान्य ऊंचाई को जानते हुए उन्होंने अनुमान लगाया कि निशानेबाज की स्थिति लगभग 20 मंजिल ऊपर होगी। उनके अनुमान से पता चला कि निशानेबाज इमारत के दक्षिण पश्चिमी मुख पर तैनात था, जो उनके द्वारा देखे गए प्रतिबिंब के कोण के लिए आवश्यक प्रक्षेप पथ के अनुरूप था। अपनी परिकल्पना को और पुष्ट करने के लिए एरियन ने त्रिकोणमितीय लंबन के अपने ज्ञान का उपयोग किया। उन्होंने दूरबीन के प्रतिबिंब की स्थिति में स्पष्ट बदलाव को मापा, क्योंकि वह धीरे धीरे बगल की ओर बढ़ रहा था, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी गति न्यूनतम हो ताकि पता न चले। इस बदलाव ने उन्हें गगनचुंबी इमारत के कांच के अग्रभाग के बीच सटीक खिड़की का त्रिभुजाकार चित्र बनाने में मदद की। इस सटीक लोकेशन की जानकारी के साथ एरियन को अब इस जानकारी पर अमल करना था। क्या उसे भागना होगा? नहीं, क्योंकि स्नाइपर अपने स्कोप से उसका पीछा कर सकता था और ट्रिगर दबा सकता था। कैसा रहेगा अगर वह ऐसे बर्ताव करे जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो? खैर, स्नाइपर उसे साफ देख पा रहा है। गाड़ी में घुसे। गाड़ी में घुसने से पहले ही उसे गोली लग जाती। एरियन के पास बस एक ही विकल्प था कि वह संभावित गोली के सटीक क्षण और दिशा का अंदाजा लगा ले और समय रहते उससे बचने के लिए अपनी चाल की योजना बना ले। यह मानते हुए कि स्नाइपर एक उच्च शक्ति वाली राइफल का इस्तेमाल करेगा, जो आमतौर पर लंबी दूरी की मुठभेड़ों में इस्तेमाल होती है, एरियन ने राइफल की संभावित विशेषताओं का अनुमान लगाया। दूरी और सटीकता की जरूरत को देखते हुए उन्होंने 308 विंचेस्टर कैलिबर की राइफल का अनुमान लगाया, जो पेशेवर स्नाइपर्स के बीच एक आम पसंद है। इस राइफल का औसत थूथन वेग लगभग 800 मीटर प्रति सेकंड है। इमारत की अपनी जगह से लगभग 300 मीटर की दूरी को ध्यान में रखते हुए एरियन ने गोली के यात्रा समय की गणना की। 800 मीटर प्रति सेकंड की गति से गोली को उसके स्थान तक पहुंचने में लगभग 0.375 सेकंड लगे होंगे। ये संक्षिप्त समय उसके लिए कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण समय सीमा थी। इसके बाद एरियन ने गोली के प्रक्षेप पथ पर विचार किया, जो गुरुत्वाकर्षण और संभवतः हवा से प्रभावित था। उन्होंने जल्दी से वातावरण का आकलन किया। पूर्व से लगभग 5 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से आ रही हल्की हवा, जो तेज रफ्तार वाली गोली के पथ को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन विचार करने लायक जरूर थी। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के कारण गोली की दूरी का आकलन किया, जो 300 मीटर पर लगभग 30 सेंटीमीटर होगी, जो उनकी बचाव योजना में एक महत्वपूर्ण कारक था।
अब स्नाइपर की सटीक जमीन और राइफल की विशेषताओं को जानकर उन्होंने स्नाइपर की अपनी स्थिति के सापेक्ष ऊंचाई के आधार पर गोली के कोण का अनुमान लगाया। ये कोण गोली के रास्ते का अनुमान लगाने के लिए महत्वपूर्ण था। इस पथ को समझकर एरियन न्यूनतम किंतु प्रभावी ढंग से बचने की योजना बना सकता था तथा मानव प्रतिक्रिया समय और उसकी देखी गई गतिविधियों के आधार पर ठीक उसी समय प्रक्षेप पथ से बाहर निकल सकता था जब स्नाइपर संभवतः ट्रिगर खींचेगा। एरियन ने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया, अपनी घड़ी को सेकंड के हिसाब से देखते हुए अपनी सोची समझी चाल चलने के लिए तैयार। अब इंतजार की घड़ी है, स्नाइपर कब निशाना साधेगा। सर, क्या आप अंदर नहीं जा रहे? जूलियट ने चिंतित होकर पूछा। उसने एरियन के चेहरे पर तनाव के भाव देखे होंगे जिसे उसने तुरंत सिर हिलाकर छुपा लिया। हाँ, मैं अब अंदर जा रहा हूँ, एरियन ने शांति से गाड़ी की ओर कदम बढ़ाते हुए धीरे से जवाब दिया। उसने दरवाजा खोला और अंदर सरक गया और अपनी स्थिति इस तरह बनाई कि वह उस इमारत को देख सके जहां स्नाइपर मौजूद था। जैसे ही वह बैठा, मानो दुनिया सांसें थाम चुकी थी। घटना का शोर पृष्ठभूमि में चला गया और उसकी जगह उसके कानों में उसकी अपनी धड़कनों की तेज आवाज ने ले ली। एरियन की बढ़ी हुई इंद्रियां पूरी तरह सतर्क थीं, हर मांसपेशी उत्सुकता से तनी हुई थी। वो उस हल्की सी आवाज का इंतजार कर रहा था जो स्नाइपर की कार्रवाई का संकेत देती, राइफल की धीमी आवाज। फिर एक ऐसे पल में जो अनंतकाल की तरह खींच गया, उसने उसे सुना। दूर से गोली की धीमी आवाज गगनचुंबी इमारत और गाड़ी के बीच की खुली जगह में गूंजती रही। समय बीतता गया और एरियन की ट्रेनिंग काम आई। उसने खुद को सीट पर एक तरफ झुका लिया, एक बचाव का पैतरा, जिससे वह अपनी स्थिति बदलकर गोली के घातक रास्ते से बच सके। गोली के आर पार होते ही बगल वाली खिड़की टूट गई और गाड़ी की तंग जगह में धमाकेदार आवाज गूंज उठी। शीशे बर्फीली बारिश की तरह बरस रहे थे, लेकिन एरियन पहले से ही हिल रहा था। उसका शरीर घातक प्रक्षेप्य से बचने के लिए अस्वाभाविक रूप से मुड़ रहा था। उसकी गणना के बावजूद गोली उसके कंधे को छूती हुई निकल गई और उसकी त्वचा पर आग की एक लकीर जल उठी। दर्द भड़क उठा, तेज और तेज, लेकिन एरियन का ध्यान अडिग रहा। उसने अपना कंधा छुआ, उसकी उंगलियों से खून बह रहा था, जिससे खरोंच की पुष्टि हुई। उसकी सांसें तेज थीं, उसकी नसों में एड्रेनालाइन दौड़ रहा था, लेकिन वह जिंदा था। उसकी गणनाओं ने उसे बचा लिया था, भले ही बाल। दांत पीसते हुए एरियन टूटी खिड़की से झांककर इमारत को देखने लगा। स्नाइपर चूके हुए शॉट के बाद अपनी क्षमता को पुनः संतुलित कर रहा होगा, जिससे उसे कुछ महत्वपूर्ण सेकंड मिल गए। अभी चलाओ, एरियन ने ड्राइवर को कर्कश आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। सुरक्षा प्रोटोकॉल से पहले से ही सतर्क ड्राइवर ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। गाड़ी आगे की ओर झुकी, टायर फुटपाथ से टकराते हुए तेजी से स्नाइपर्स के अड्डे की नजरों से बच निकले। इस बीच पेनिनसुला के बाहर मेहमानों ने जब गोली की आवाज सुनी तो वे भाग खड़े हुए और भीड़ में तुरंत दहशत फैल गई। चीख पुकार मच गई और लोग अलग अलग दिशाओं में भागने लगे, छिपने या बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगे। सर, क्या आप ठीक हैं? जूलियट ने आश्चर्य से कहा। मैं ठीक हूं, बस मुझे यहां से जितना दूर ले जा सको ले जाओ। दोस्तों, आपको इस कहानी को इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।